Hello everyone, welcome to Prakash Nursing Academy. So today we will discuss about nursing management of patient with respiratory problem. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत इससे यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आते हैं। ये एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का यूनिट 4 है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता क्या है, सारे का पैथोफिजियोलॉजी, कैसे नर्सिंग के केयर देना है, केयर प्लान कहाँ इंक्लूड करोगे, कैसे लिखोगे, ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग देख लेते हैं पढ़ेंगे कैसे। ये है बीएससी नर्सिंग थर्ड सेम का आईएनसी वाला सिलेबस, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ये सबके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। सो ये आप देख सकते हो यूनिट 4 में हमें पढ़ना क्या क्या है, सारे टॉपिक हम लोग देखेंगे एक एक करके, सिक्वेंशियल देखेंगे। इससे पहले यूनिट 3 तक मैं पढ़ा चुकी हूँ, अलग प्लेलिस्ट है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरा जनरल रिकमेंडेशन है, जो लोग चैनल पे नए हैं, नहीं देखे हैं वीडियो, प्लीज़ देख लीजिए। क्या है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, क्यों ऐसा नाम पड़ा, जनरल बातें क्या थी, ऑपरेशन थिएटर क्या था, कॉमन सिम्टम का मैनेजमेंट, ये सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज यूनिट 4 हम लोग देख रहे हैं। इन सब का नोट्स भी आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। उस नोट्स को का फीचर अगर बताऊं क्यों लेना चाहिए, ऐसे नोट्स बनाने में बहुत टाइम कंज्यूम हो सकता है। आप अपने आप को एंगेज रखने के लिए शॉर्ट नोट बना सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख सकते हो। नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। उसका फीचर है कि पूरा आईएनसी का टॉपिक रहेगा हर एक, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट रहेगा। एग्जाम टाइम पे आप क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, लिखना कैसे, सारा चीज़ वहाँ पे हर एक यूनिट वाइज इंक्लूडेड रहेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चन पूछते कैसे, 15 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा रहता है। सो आप अगर परचेज करना चाहते हो, नंबर शो हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से सीधा आप जाके परचेज कर सकते हो। चलिए आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। और इससे पहले मैं बता दूँ, माइक्रोबायोलॉजी भी पूरा ख़त्म हो चुका है। लिंक, जो वीडियो का लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, अलग प्लेलिस्ट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। नोट्स भी आपको व्हाट्सएप चैनल पे उसका भी पूरा मिल जाएगा। उसका सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी 10 ईयर का है, तो आप जाके देख सकते हो। आज का टॉपिक सबसे पहला है कि थोड़ा सा बस हमें रिव्यू करना है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम एनाटॉमी में बहुत अच्छे से आप पढ़े हो, यहाँ पे सिर्फ रिव्यू लिखा है। तो रिव्यू इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि नॉर्मल स्ट्रक्चर या फंक्शन क्या है, जिससे आप इन सारी बातों को समझ। चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा रिव्यू याद कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या फर्स्ट सेम में पढ़ा था। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 पार्ट इसमें होता है, 2 पार्ट मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, बेसिकली 2 पार्ट में से डिवाइड किया गया है। पहला अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और सेकेंड है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर में आता है नोज, फेरिंग्स जिसे वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है, और एक लैरिंग्स आता है। ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन सा आता है, जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बाद जो ब्रोंकाई आता है, ब्रोंक्यूल से स्टार्ट होता है, फिर सेगमेंटल में प्राइमरी सेकेंडरी। खुद मेरे चैनल पे वीडियो डाला होगा, आप अगर देखना चाहते हो जाके देख सकते हो। ये 10 सेगमेंट्स में सारे में जाके ब्रोंक्यूल्स जाते हैं। फिर ये लास्ट में एल्वियोलाई, जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है। लंग्स होता है जिसके अंदर ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं, और इसकी कवरिंग जो है वो प्ल्यूरा रहता है, जो कि 2 लेयर रहती है लंग को कवर करने के लिए, एक पेराइटल और एक बिसरल। बिसरल नीचे वाला रहता है और ऊपर पेराइटल, इसके बीच में प्ल्यूरल कैविटी रहती है। तो कुछ इस तरह से लंग्स का स्ट्रक्चर, मतलब ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का आप एक बार रिव्यू कर ले। थोड़ा सा फिजियोलॉजी भी देख लेते हैं। तो काम क्या करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा, इनहेलेशन करता है गैस का, एक जैसे O2 हम लाया, फिर ये यहाँ से एल्वियोलाई से गैस एक्सचेंज हुआ आर्टरी में, फिर O2 यहाँ ये ट्रांसपोर्ट होकर टिश्यू तक जाएगा। टिश्यू से जो भी CO2 थी, CO2 ये रिमूव हो जाएगा हमारे नोज के थ्रू। रेगुलेशन का एक, जब भी मतलब फिजियोलॉजी ये देखते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो यही सारी बातें आपको, फिजियोलॉजी क्या है, रेस्पिरेशन का, यही सारी बातें आप पढ़ते हो। इसके बाद आपको पढ़ना होता था रेगुलेशन। तो रेगुलेशन कौन करता है रेस्पिरेशन का, तो ऐसे तो ऑटोनॉमिक है, बट मेडुलरी जो मेडुला ऑब्लंगाटा है, वहाँ पे DRG और VRG, इसके लिए भी मैं बहुत अच्छे से वीडियो बनाई हूँ। अगर आप नॉलेज के लिए, ऐसे तो आप नहीं देखोगे क्योंकि पढ़ के आ चुके हो, तो नॉलेज के लिए देखना चाहो तो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। DRG VRG सब क्या है हम लोग देखे थे। सो ये DRG जो है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो होते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा में, इंस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक्सपिरेशन में हेल्पफुल होते हैं। वही जो रेगुलेशन सेंटर है रेस्पिरेशन का, पोन्स भी होता है। सेकंड, पहला था मेडुला ऑब्लंगाटा, सेकेंड है पोन्स। पोन्स में जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ये बेसिकली रेट और पैटर्न में हेल्प, मतलब रेगुलेशन करता है। और एक है एपन्यूस्टिक सेंटर, जो कि प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन में हेल्पफुल होता है। मतलब आप पूरा गहरा सांस लेते हो तो वो पोन्स का एपन्यूस्टिक सेंटर एक्टिवेटेड रहता है उस टाइम पे। तो होपफुली ये नॉर्मल एक बार आप रिव्यू कर चुके हो अभी, अब मतलब आपको याद रह गया। अब हम लोग एक एक करके डिजीज कंडीशन देखेंगे।
डिजीज कंडीशन शुरू करने से पहले हमारे सिलेबस में और टॉपिक है लाइक अ नर्सिंग असेसमेंट, जिसमें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड आपको हिस्ट्री टेकिंग करना है। मतलब असेसमेंट देखोगे तो उसमें हिस्ट्री लेना होता है। फिजिकल असेसमेंट जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, और कुछ कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट आपको पहले ही जानना है, फिर आप एक एक जो डिजीज कंडीशन है उसके बारे में पढ़ोगे। सो नर्सिंग असेसमेंट देख लेते हैं। सबसे पहला हेल्थ हिस्ट्री दिया था। मतलब असेसमेंट आप कैसे करते हो, तो जब भी असेस करने की बात आती है, हम लोग नर्सिंग फाउंडेशन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हिस्ट्री लेते हैं, इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इससे पूरा उसका असेस हो जाता है, उसकी जो भी डेटा है हमारे पास आती है। तो हेल्थ हिस्ट्री में क्या देखा जाता है, उसकी प्रेजेंट कंप्लेन क्या है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से प्रॉब्लम होगा तो वो डिस्निया, जिसमें कि डिफ़िकल्टी, मतलब कि वो रेस्पिरेशन जो ले रहा है, ब्रीदिंग ले रहा है, उसमें डिफ़िकल्टी उसको होती रहेगी। अनकंफर्टेबल ब्रीदिंग, मतलब वो जैसे हम लोग नॉर्मली कर रहे हैं वो नहीं कर पाएगा। उनको रेस्पिरेटरी अगर प्रॉब्लम हो तो वो अपना चीफ कंप्लेन इस तरह से सुनाएगा कि मैं सांस अच्छे से नहीं ले पा रहा हूँ। नेक्स्ट आता है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन वो बताएगा, तो उससे पूछना है कि टाइप कैसा है, सिवियरिटी कैसा है, वो सब कंडीशन आपको प्रेजेंट कंप्लेन वो लेके आएगा तो आपको पूछना है। कफ उसको हो सकती है तो आप पूछ सकते हो कि कंसिस्टेंसी कैसा है, कलर कैसा है। हिमोप्टेसिस, ये भी पूछोगे कि आपके स्पूटम में ब्लड देखने को मिलता है क्या। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट कंप्लेन वो खुद बताएगा कि मतलब हमारा जो स्पूटम ऐसे बलगम जो आता है उसमें ब्लड है, तो ये आप इंटरप्रेट करोगे कि हिमोप्टेसिस कंडीशन है। अब उससे पूछना है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। क्या पूछोगे, स्मोकिंग की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होगी, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगी एक एक डिजीज कंडीशन में। वो एल्कोहल लेता है क्या, हार्ट डिजीज की पहले प्रॉब्लम थी क्या, जिसके वजह से पल्मोनरी जो आर्टरी है वो मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर कंजेशन की वजह से आगे देखोगे प्लूरल इफ्यूजन तक हो जाता है। तो वो सब चीज़ें आपको पूछना है। सीओपीडी पहले से था क्या, इसके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। या आप पूछोगे, मेडिकल हिस्ट्री लोगे ताकि आप रिलेट कर पाओगे कहीं इसकी वजह से तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है। नेक्स्ट आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में आप पूछोगे किसी को क्रोनिक लंग डिजीज था, कार्डियक या फिर न्यूरोमस्कुलर डिजीज कुछ था क्या, इसके वजह से लाइक जो सिस्टिक फिब्रोसिस होता है वो जेनेटिक ही आता है, कुछ जीन में म्यूटेशन होने की वजह से। तो फैमिली हिस्ट्री भी यहाँ पे लेना इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन हमारा सेकेंड था। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में बेसिकली 4 मेथड से आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। सबसे पहले तो इंस्पेक्शन के थ्रू ऑब्जर्व करोगे, जिसमें रेस्पिरेटरी रेट, रिदम, ब्रीदिंग डेप्थ, चेस्ट का सिमेट्री कैसा है, वो मतलब जैसे देखोगे कि जब प्लूरल इफ्यूजन होता है तो थोड़ा सा बल्जिंग टाइप सा हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखना है इंस्पेक्शन के थ्रू। इसके बाद पाल्पेशन में देखोगे हैंड को रखोगे और वहाँ पे कोई मांस है या फिर लैक्टाइल प्रिमिटस। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसी कंडीशन है कि जब पर्सन बोलता है ना तो आप वहाँ पे हैंड रखोगे तो एक वाइब्रेशन, पाल्पेबल वाइब्रेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, जो कि जिससे उसकी असेसमेंट होगी, उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक आएगी। परक्यूशन अगर देखें तो वही टैपिंग करना फिंगर से, तो ये टैपिंग करोगे तो फ्लूइड अगर फिल रहा तो डल साउंड सुनाई देगा। ये सारी चीज़ें फिजिकल एग्जामिनेशन में आती है। अस्कल्टेशन में आप स्टेथोस्कोप से हार्ट चेस्ट साउंड सुन सकते हो। तो ये सारी इस तरह से आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना होगा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाले पेशेंट के साथ। सो हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल असेसमेंट से आप असेस एक नर्स कर ली। अब एक यहाँ पे डायग्नोस्टिक टेस्ट है तो वो भी हमें देखना होगा। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड अगर टेस्ट देखें तो सबसे पहले लेबोरेटरी स्टडी देख लेते हैं, जिसमें एबीजी इससे रिलेटेड आएगा। एबीजी बहुत अच्छे से मैं आपको नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ा चुकी हूँ। इसमें हम लोग किए क्या थे, आर्टरी से, बेसिकली कहीं से भी लिया जा सकता है लेकिन मेनली रेडियल आर्टरी से। देखिए ये लिया कहाँ से जा सकता है, मतलब हम लोग ब्रैकियल, रेडियल, फीमोरल सबसे ले सकते हैं, लेकिन बेसिकली लिया जाता है रेडियल से। उसमें भी एलन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। एलन टेस्ट में क्या होता है कि दोनों जो आर्क है वहाँ पे रखते हो और देखते हो कि अगर एक को मैंने ब्लॉक किया तो ये अकेले यहाँ ब्लड फ्लो कर पा रहा है कि नहीं, अगर नहीं कर पाया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो एलन टेस्ट पहले परफॉर्म कर लिया जाता है। तो ये करना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप आर्टेरियल ब्लड सैंपल जब लेते हो तो उससे पता चलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 आर्टरी का कितना है, कितना O2 आर्टरी में है, आर्टेरियल ब्लड में है। तो ये नॉर्मल 80 से 100 mmHg होता है। उसमें आप पार्शियल प्रेशर आर्टेरियल का
CO2 देखते हो, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि नॉर्मल होता है 35 से 45 mmHg। अगर इससे कम ज़्यादा हो रहा है मीन्स कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, जो कि ऑफकोर्स कोई भी कंडीशन हो तो इसमें होता क्या है, ऑक्सीजन मेन हम लोग देखें, इसका थोड़ा सा ही रिव्यू देखें तो वहाँ पे हम लोग देखें कि गैस का एक्सचेंज करता है। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो गैस एक्सचेंज नहीं होगा, तो इन सब का गैस एक्सचेंज हो रहा है तो नॉर्मल वैल्यू इतना है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आई तो फिर इनकी तो वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी। तो ये नॉर्मल वैल्यू सबसे पहले आपको जानना जरूरी है ताकि आप इंटरप्रेट कर सको। नेक्स्ट इसमें देखा जाता है आर्टेरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन, जो कि 95% से अगर कम हो तो ये प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी सिस्टम का होगा, और अगर 95% से ऐसे नॉर्मली ज़्यादा होना चाहिए ताकि वो शो करता है कि हाँ ऑक्सीजन सेचुरेशन हीमोग्लोबिन के साथ नॉर्मल है। पीएच अगर देखें तो ये नॉर्मल 7.35 से 7.45 होना चाहिए। अगर वही SCO3 बाइकार्बोनेट का लेवल देखें तो 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होना चाहिए। अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा तो ये सब फ्लक्चुएट करेंगे नॉर्मल से, अब नॉर्मल कंडीशन देखने को मिलेगा। अब हर एक डायग्नोस्टिक टेस्ट क्योंकि आप ही से रिलेटेड है, आप पढ़ क्या रहे हो, नर्सिंग मैनेजमेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का, तो आपका क्या रोल है, मतलब आप इसमें आपका क्या हेल्प रहेगा, तो आप ही ऑब्टेन करोगे। ये आर्टरी से ब्लड बेसिकली रेडियल से ज़्यादा लिया जाता है, रेडियल से आप ले रहे हो तो एलन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जो कि पहले ही मैं आपको बता दी। कलेक्ट आर्टेरियल ब्लड इन हिपेरिनाइज सिरिंज, ताकि ब्लड क्लॉट ना हो, उस सिरिंज में हिपेरिन होना चाहिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है कि आप जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके इमीडिएटली लेबोरेटरी में भेज सको, और जब रिपोर्ट आती है तो ये नॉर्मल चीज़ें आपको पता रहेगी, फिर आप इंटरप्रेट करो ABG वैल्यू को। सेकेंड आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्नोस्टिक टेस्ट ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी क्या है, इसमें मतलब ट्यूब रहता है, वो उसमें लाइट रहता है, कैमरा रहता है, वो डाला जाता है और फिर वहाँ पे देखा जाता है कि कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, जो भी रेस्पिरेटरी एयरवे है वहाँ पे ये डाला जाएगा। सो डायरेक्ट इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन लैरिंग्स का, ट्रैकिया का, ब्रोंकाई का, किसके द्वारा, फ्लैक्सिबल एंड रिजिड ब्रोंकोस्कोप, जिसमें कि लाइट और कैमरा रहता है, उसे डाला जाता है। फ्लैक्सिबल बेसिकली रहता है एडल्ट के लिए, वही रिजिड पूरी तरह से स्मॉल चिल्ड्रन के लिए यूज किया जाता है। अगर यूज देखें तो इसका मतलब ब्रोंकोस्कोपी का क्यों यूज किया जाएगा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो डायग्नोस्टिक पर्पज से, जिसमें कि इसमें कलेक्ट किया जाएगा सिक्रीशन, मतलब इसी से कलेक्ट कर लिया जाता है साइटोलॉजी, अगर कोई प्रॉब्लम लाइक कैंसर ये सब का हो या फिर किसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, सेल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए वो इससे मतलब ले लेते हैं सैंपल। साथ ही साथ कहाँ पे मतलब ये है बायोप्सी कहाँ से लेना है, वो लोकेशन या कैमरा लाइट रहता है तो उससे पता चल जाती है। अगर थोड़ी सी ट्यूमर हो तो इसके थ्रू सर्जिकली इसे रिमूव भी कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है वो पता किया जाता है। देखिए इसमें लाइट कैमरा है तो वहाँ पे क्या, जैसे कि आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे हमारे ऐसे नॉर्मली नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अंधेरा हो, आप लाइट मारते हो तो यहाँ की चीज़ें देख पा रहे हो, तो उसी तरह से हमारे प्रॉब्लम क्या है एयरवे में, नॉर्मल है एबनॉर्मल है, ये ब्रोंकोस्कोपी से पता चल जाता है। ब्रोंको रिलेटेड है रेस्पिरेटरी से, ब्रोंकस से, स्कोपी मतलब देखना, तो वही चीज़ें पता चल जाती है। तो ये तो डायग्नोस्टिक देखा जा रहा है, लेकिन इसका थेराप्यूटिक मतलब ट्रीटमेंट की भी पर्पस से इयूज किया जाता है। जैसे कि कोई अगर फॉरेन बॉडी अगर फंस गया है उस एयरवे में तो वो उसे हटाता भी है, जो ब्रोंकोस्कोपी है। थिकर सिक्रीशन है या फिर लीजन है तो उसे भी एक्सीजन, और मतलब ब्रोंकोस्कोपी की वजह से ही बस कंडीशन नॉर्मल ठीक हो गया और कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो ये ब्रोंकोस्कोपी का काम होता है, जो कि डायग्नोस्टिक में भी हेल्प करता है, थेराप्यूटिक में भी। आगे आप इंडोस्कोपी का भी देखोगे, उसमें भी ऐसा ही कंडीशन है। मतलब ऐसे आप देखोगे ना, इसमें ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर ही होता है जो ये सारी चीज़ों के सिक्रेशन को हटा देता है। सर्जिकली जो भी ट्यूमर है सबका अगर ग्रोथ हो तो सैंपल हटा लेता है, तो ये ब्रोंकोस्कोपी है। आपका रूल इसमें क्या है, तो जैसे कि ये प्रोसीजर से पहले आपको पेशेंट को 6 to 12 आवर फ्लूइड या फिर वाटर नहीं देना, फूड नहीं देना है। क्यों? ताकि एस्पिरेशन की कंडीशन ना हो, इससे आप बचा सको। चेक द एंड इन्फॉर्म कंसेंट साइन, इस पर कंसर्न भी लिया जाता है, तो ये हुआ है कि नहीं है यह सब आपको चेक कर लेना है। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, जो भी जैसे कि सिक्रीशन कम हो लाइक ब्रोंकोडायलेटेड, तो ये सब चीज़ें आपको दे के रखनी है। अल्टर प्रोसीजर मॉनिटर कार्डियक रिदम एंड रेट प्रेशर, मतलब क्या आफ्टर प्रोसीजर है, सॉरी। सो प्रोसीजर होने के बाद कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या फिर उनकी नॉर्मल जो कंडीशन है वो है या नहीं, आपको देखना है, मॉनिटर करना है। रेस्पिरेटरी एफर्ट आप चेक करोगे। ऑब्जर्व पेशेंट एनी कॉम्प्लिकेशन, अगर कॉम्प्लिकेशन
जैसे ये उनके साथ ब्रोंकोस्कोपी किया गया, अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल रहा है, उसको सांस लेने में तकलीफ मिल रही है, तो आपको डॉक्टर को रिपोर्ट करना है ताकि उनकी कंडीशन में सुधार आ सके। नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, तो स्पुटम एग्जामिनेशन। इसमें स्पुटम कलेक्ट किया जाता है, फिर उसकी अपीयरेंस क्या है, या फिर माइक्रोस्कोप के अंदर उसे रख के माइक्रोब्स को देखा जाता है। ग्राम स्टेन किया जाएगा, कौन सा बैक्टीरिया, जैसे न्यूमोनिया ऐसे भी कंडीशन है तो वो ग्राम स्टेनिंग, जिनको नहीं पता, ये बहुत फैमिलियर वर्ड हो चुका है, हम लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ के आए, वहाँ पे बहुत अच्छे से मैं पढ़ाई हूँ। जो लोग चैनल पे नए हैं आप जाके देख लेना, लिंक में पूरा प्लेलिस्ट का माइक्रोबायोलॉजी का अकॉर्डिंग टू आईएनसी पढ़ाई हूँ, वो डाल दूंगी, आप देख सकते हो, नोट्स भी आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। सो ये साथ ही साथ कल्चर एंड सेंसिटिविटी, ये भी हम लोग पढ़े। कल्चर में क्या करवाया जाता है, ग्रोथ करवाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, स्पेसिफिक बैक्टीरिया का लिया जाएगा और उसको देखा जाएगा कि किसके वजह से हो रहा है। सेंसिटिविटी मतलब अगर किसी जैसे कि जब किसी बैक्टीरिया का की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है तो उसकी सेंसिटिविटी को देखकर एंटीबायोटिक बनाया जाता है उसके लिए स्पेशल। तो ये जब तक वो माइक्रोब्स मिलेगा नहीं तब तक उसके खिलाफ कहाँ से बनेगी, उनकी सेंसिटिविटी बिना देखे कैसे एंटीबायोटिक बन पाएगा। तो ये स्पुटम से निकाल के और फिर उनको देख के इस सारी कंडीशन स्पुटम के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में है कि मतलब कोई मैलिग्नेंट सेल है, साइटोलॉजी का मतलब सेल का स्ट्रक्चर, तो एबनॉर्मल सेल, मैलिग्नेंट सेल है, तो वो जब कैंसर हम लोग पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ों को एग्जामिन करना। आपका क्या रोल रहेगा स्पुटम एग्जामिनेशन में, तो ये तो हम लोग नर्सिंग फाउंडेशन का प्रोसीजर है, पढ़ के आए हैं कि अर्ली मॉर्निंग का हमें लेना होता है। पेशेंट को बोलना है कि थ्रू ट्रेन माउस डिक्रीज कंटामिनेशन, मतलब थोड़ा सा आपको कूला जो बोला जाता है ना वो करवा लेना है ताकि वो माउथ का कंटामिनेशन उस स्पुटम में ना चला जाए। इसके बाद इंस्ट्रक्ट पेशेंट टेक डीप ब्रीथ, और कफ करने के लिए बोलना है, डीपली करेगा तो उसके वजह से जो भी एक्सपेक्टोरेट होगा मतलब स्पुटम आएगा वो कंटेनर में ले लेना है और इमीडिएटली आपको भेज देना है। किसी तरह का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि कल्चर करवाना है। अगर कंटामिनेशन हो गया तो बाहर की बैक्टीरिया ग्रोथ कर जाएगी, फिर आप कैसे पता कर पाओगे किसके वजह से प्रॉब्लम हुई है। नेक्स्ट वो सब तो लेबोरेटरी था। अब हम लोग देख लेते हैं रेडियो लेजर, कुछ इमेजिंग वाला टेस्ट होता है। तो ये जो है वो चेस्ट एक्सरे इसमें आएगा, जिसमें कि सो पोजीशन ऑफ नॉर्मल स्ट्रक्चर डिस्प्लेसमेंट, जो भी एबनॉर्मल शैडो एक्सरे में हम लोग सब जानते हैं वो बनेगा। आपका क्या रोल है कि मतलब आजकल बेड साइड चेस्ट एक्सरे किया जा रहा है, तो टेक्नीशियन के साथ मतलब बेड साइड पे उनका पोजीशन क्या देना है वो आप हेल्प करोगे। इनकरेज पेशेंट टेप, जब एक्सरे का लिया जाता है, एक्सरे लिया जाएगा तो उस टाइम पे पेशेंट को बोलना है कि आप डीप ब्रीथ लो, थोड़ी देर के लिए होल्ड रखो ताकि अच्छे से वही इमेज आ जाए। मेक श्योर ऑल ज्वेलरी और ईसीजी जो भी लीड लगा रहता है वो मेटल ये सब रिमूव करना है एक्सरे से पहले, ये इंपॉर्टेंट होता है। कंसीडर जैसे कि कोई अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो उस टाइम पे एक्सरे कॉन्ट्रा इंडिकेशन सबको पता है, नहीं तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो सब आपको बताना है कि प्रेग्नेंट पेशेंट में एक्सरे नहीं किया जाएगा, ये नर्स को ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक में प्लूरल बायोप्सी हमें पता है कैंसर को पता करने के लिए, तो इसमें क्या होता है सिंपल प्लूरल टिश्यू जो है उसमें डायग्नोसिस के लिए थोड़ा सा निकाला जाता है और ये कैन डायग्नोस ट्यूबरक्लोसिस कैंसर, मतलब ट्यूबरक्लोसिस हो तो भी मतलब वहाँ पे माइक्रोब्स रहेगा वो भी पता चल जाता है। इससे साथ ही साथ कैंसर के लिए तो बायोप्सी हम लोग जानते हैं कि यही कन्फर्मेटरी है, सो वो लिया जाता है। इसमें क्या जाता है सिटिंग पोजिशन दिया जाता है और फिर जहाँ से निकालना है बेसिकली नीडल डाला जाएगा चेस्ट वाल के थ्रू, ऐसे जैसे चेस्ट है तो नीडल डाल के निकाला जाएगा, तो वहाँ पे पहले एनेस्थेसिया देना होगा ताकि उनको पेन ना हो। लेयर हॉलो नीडल जो है वो वही जो चेस्ट कैविटी मतलब स्किन मतलब चेस्ट है, ये सपोज ये चेस्ट है, यहाँ से नीडल डाला जाएगा और फिर हॉलो नीडल के थ्रू और फिर एक स्मॉलर डाला जाता है, मतलब जैसे सपोज डैट मैं इसको मान लेती हूँ, लार्ज नीडल को डाला जाएगा फिर एक स्मॉल नीडल के थ्रू यहाँ से बायोप्सी निकाला जाता है। सो टिश्यू वही स्मॉल के थ्रू सैंपल कलेक्ट हो गया। आपका क्या रोल है कि एक्सप्लेन प्रोसीजर, फॉलो असेप्टिक टेक्निक, मतलब इम्पॉर्टेंट है कि और कोई प्रॉब्लम ना हो, ये असेप्टिक टेक्निक वहाँ पे अच्छे से मेंटेन होना चाहिए। ये मैं यूनिट 1 में ही आपको पढ़ाई हूँ, जो लोग नहीं देखो आप देख सकते हो, लिंक बेसिकली रहेगा डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट सीधा आप देख सकते हो। आस्क पेशेंट टू टेक डीप ब्रीदिंग विल इंसर्टिंग नीडल, जब नीडल को इंसर्ट किया जाता है तो उस टाइम पे आपको बोलना है डीप ब्रीदिंग लेने के लिए। आफ्टर कलेक्टिंग लेवल इट्स इन लेबोरेटरी इमीडिएटली, जैसे ही सैंपल ले लिया जाता है वो
इम्मीडिएटली आपको लेबोरेटरी में भेज देना है ताकि किस तरह का कॉन्टामिनेशन ना हो। फिर इंटरप्रिटेशन किया जाएगा कि अगर एबनॉर्मल टिश्यू है दिख रहा है मीन्स कि वो कैंसर या फिर इन्फेक्शन की कंडीशन है। अगर नॉर्मली है जब साइटोलॉजी या फिर जो भी वो मतलब होगा लेबोरेटरी में तो वो नॉर्मल है मीन्स कि कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। अब नॉर्मल है तो वो इंडिकेट करेगा कैंसर या फिर इन्फेक्शन है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट नेक्स्ट आता है जो कि किया जाता है ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को देखने के लिए। तो पल्मोनरी फंक्शन अगर टेस्ट देखें तो ये नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। इसमें कहीं भी कट वट जैसे कि इसमें निडल डाला जा रहा है इसमें कट वट नहीं लगाया जाएगा। डेट शो हाउ वेल लंग आर वर्किंग, इसमें लंग्स का वर्किंग देखा जाता है। बेसिकली इसमें स्पायरोमीटर मतलब पेशेंट का कितना, देखिए इसमें देखा क्या जाता है कि फोर्स वाइटल कैपेसिटी मतलब कि कितना वो एक्सहेल फोर्सफुली कर सकता है। इनहेल मतलब इनहेल करवाए और फिर वो उसके बाद कितना वो उसके बाद वो ये करेगा। देखिए ये फोर्स वाइटल कैपेसिटी सिंपल सा बोल रहा है कि मतलब आप एक पेशेंट को बोले कि इनहेल कीजिए जितना आप इनहेल कर सकते हो और उसके बाद फोर्सफुली इनहेल करने के बाद जितना वो एक्सहेल करेगा वो जो है वो फोर्स वाइटल कैपेसिटी होता है। तो वो चेक किया जाता है कि नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल। ध्यान रखिएगा ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट देखा जा रहा है। तो हमारा लंग्स क्या करता है मतलब हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है, सांस लेना सांस छोड़ना, तो वही इसमें बेसिकली देखा जाता है। इसमें टाइटल वॉल्यूम देखा जाता है कि मतलब कितना इनहेल और एक्सहेल कर रहा है नॉर्मल ब्रीदिंग में जो कि नॉर्मल 500 ml होता है। अगर इससे ज़्यादा कम हो रहा है मीन्स की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत सारे मैं आपको डिजीज कंडीशन बताऊंगी तो ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट वहाँ पे लिखी रहेगी PFT। तो आपको समझ जाना है कि PFT में हम लोग देखते क्या है, तो टाइटल वॉल्यूम हो गया वो कितना इनहेल कर पा रहा है कितना फोर्सफुली एक्सहेल कर रहा है वो इस सब में देखा जाता है। इसमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में रेजिडुअल वॉल्यूम में देखा जाता है। ये क्या है कि मतलब अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग आफ्टर एक्सहेलिंग मच अ पेशेंट, मतलब एक्सहेल करने के बाद वो उसकी रेजिडुअल कितना बच जाता है लंग्स में उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। वो बता देता है स्क्रीन पे जो भी स्पायरोमीटर होता है। फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी अगर देखें तो मतलब कि ये अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन लंग आफ्टर एक्सहेलिंग, नॉर्मल अगर एक्सहेल किया और जो लंग्स में बचता है तो उस टाइम पे जो बचा हुआ एयर है उसको फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी बोल रहे हैं। और अगर पूरा वो फोर्सफुली एक्सहेल कर दिया था कि मतलब जितना था वो कोशिश किया कि सब आउट कर दे पर फिर भी रह जाता है तो वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट आता है वाइटल कैपेसिटी। ये क्या है कि टोटल वॉल्यूम आर कैन बी एक्सहेल आफ्टर इनहेलिंग एज मच एज पेशेंट कैन। सो इसमें भी है कि कितना वो एक्सहेल मतलब कि देखिए एक बार वो अच्छे से उसको फोर्सफुली वो इनहेल कर लिया बहुत सारा वो एयर ले लिया उसके बाद वो कितना एक्सहेल कर पाता है उसको मापना वो है वाइटल कैपेसिटी। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। अब जब रेस्पिरेटरी सिस्टम का नॉर्मल देखे थे तो वहाँ पे भी आप पढ़े थे। तो अगर ये एबनॉर्मल कंडीशन आएगी मीन्स कि सही से उनकी लंग काम नहीं कर रहा है तो ये सब चीज़ें देखा जाता है। बेसिकली ये जो LFT है उसमें 45 से 60 मिनट तक का टाइम लग जाता है। सारी चीज़ों को उसको आप इंस्ट्रक्ट करते जाते हो फोर्सफुली लो छोड़ो तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। नेक्स्ट आता है पल्स ऑक्सीमीटर जो कि जिससे ऑक्सीजन सेचुरेशन, तो ये भी एक रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डायग्नोस्टिक टेस्ट है। चेस्ट अल्ट्रासाउंड आप कर सकते हो जो ये भी नॉन इन्वेसिव है जिसमें कि हाई फ्रीक्वेंसी वेव से डिटेक्ट किया जाता है जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है उसका इमेज जो है वो स्क्रीन पे शो होती है। USG अल्ट्रासाउंड में यही तो होता है। नेक्स्ट आता है CT स्कैन एंड चेस्ट थॉरेक्स, तो एक CT का मतलब है कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसमें जो है इमेजिंग मेथड ये भी है जिसमें कि एक्सरे बीम के थ्रू स्कैन किया जाता है। CT स्कैन मतलब फाइन टिश्यू डेंसिटी देखता है कि कैसा टिश्यू है, तो ये CT स्कैन है जो कि आगे आप हर एक डायग्नोस्टिक में देखोगे। चेस्ट अगर MRI देखें तो इसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग किया जाता है जो कि नॉन इन्वेसिव। इसमें भी कोई मतलब कोई भी कहीं से भी कट नहीं लगेगा। इसमें मैग्नेटिक फील्ड एक्सपोजर देख के जो भी स्ट्रक्चर है उसको देखा जाता है। नेक्स्ट आता है पल्मोनरी एंजियोग्राफी। ये मैं बहुत अच्छे से आपको कार्डियो में पढ़ाऊंगी। ये क्या है कि मतलब कोई भी थ्रोम्बोलाइटिक डिसऑर्डर जैसे कि आप पल्मोनरी इम्बोलिज इस चैप्टर में हमें पढ़ना है तो वहाँ पे देखोगे कि कुछ रेडियो ओपिक को डालकर और वो स्ट्रक्चर देखा जाता है जहाँ पे कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन हो वो अच्छे से इमेजिन जो एक्सरे में है वो शो होती है। एंजियोग्राफी बहुत अच्छे से हमें डिस्कस करना है
कार्डियो में, तो वहाँ पे भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। डी डाइमर टेस्ट एक इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि इंडिकेट फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट हेल्पफुल इन, मतलब कि किसी तरह का ब्लड क्लॉट हो ना तो डी डाइमर टेस्ट, मतलब कि ये पॉइंट अगर जैसे कि आप पल्मोनरी एम्बोली, मतलब कि अगर कोई क्लॉट वाली रिलेटेड प्रॉब्लम देखोगे तो डी डाइमर टेस्ट वहाँ पे लिखना इंपॉर्टेंट होता है। ये करता क्या है कि अगर डीप वेन थ्रोम्बोसिस पल्मोनरी एम्बोलिज्म के वजह से हमारे वेसल्स में क्लॉट हो गया है तो इससे पता चलता है। तो ये सारा था हमारा टॉपिक, जो भी नर्सिंग असेसमेंट में आपने क्या किया, मतलब हिस्ट्री, फिजिकल, हो सकता है कि क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आते हैं आप क्वेश्चन बैंक देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PDF में जो है वो देख लेना, वहाँ पे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो कभी भी आ जाएगा, ये पूरा चीज़ आ जाएगा, तो आपको सबका लिखना है। डायग्नोस्टिक टेस्ट अब जितना हो सके आप ना रोल ऑफ नर्स लिखोगे। अब फाइनली हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉमन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, क्या क्या है वो चीज़ें अब हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला हमें देखना है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो भी इन्फेक्शन है उसके बारे में। सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक प्रॉब्लम में सबसे पहले साइनोसाइटिस देख लेते हैं। जो भी 4 साइनस थे, जो फेशियल पे इस तरह से पैरानेजल साइनस जो वहाँ पे हम लोग देख के आए हैं, नॉर्मल रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग पढ़े हैं, तो इसमें कोई इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो तो वो साइनोसाइटिस की कंडीशन है। सो क्या बोल रहा है कि साइनोसाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ पैरानेजल साइनस, जो भी पैरानेजल जो कि 4 होते हैं उसमें कोई इन्फेक्शन होना, वो है साइनोसाइटिस की कंडीशन। साइनस का काम क्या है, थोड़ा सा फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। तो ये काम क्या करता है साइनस ऐसे नॉर्मली, जो कि ह्यूमिडिफाइंग एंड वार्मिंग इनहेलर, जो आप इनहेल करते हो एयर को, उसे थोड़ा ह्यूमिडिफाई करता है, वार्म करता है, ताकि आपका जो भी एयरवे है वो मतलब ड्राई ये सब ना हो, वो ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब वहाँ पे कोई किसी तरह का कंडीशन ना हो, हमारे एयरवे को ये मॉइस्ट रख सके। नेक्स्ट आता है कि प्रोड्यूसिंग म्यूकस टू ऐड इम्यून डिफेंस, साथ ही थोड़ा म्यूकस, मतलब कि इम्यून डिफेंस में भी ये हेल्प करता है। म्यूकस प्रोड्यूस करके वहाँ पे ट्रैप कर लेगा, मतलब जो भी फॉरेन अगर पार्टिकल गए तो फिर वो जो भी हमारे इम्यून सेल है उससे मार के हटाने की भी ये कोशिश करता है। तो ये नॉर्मल फंक्शन था। साइनोसाइटिस बेसिकली 4 टाइप को देखने को मिलता है। सबसे पहला एक्यूट साइनोसाइटिस, जो कि बेसिकली स्टार्ट विद अ कोल्ड लाइक अ सिम्टम्स सच एज रनी, इसमें सिम्टम देखने को मिलेगा कि रनी नोज रहेगा, स्टफी नोज रहेगा, साथ ही साथ फेशियल पेन देखने को मिलेगी, क्योंकि साइनस में इन्फ्लामेशन हुआ है। साइनोसाइटिस की कंडीशन हमेशा कोल्ड के जब मौसम आता है तो उसमें देखने को मिलता है। इट में भी स्टार्ट लास्ट 2 से 4 वीक, मतलब 2 से 4 वीक में स्टार्ट होगा और 4 वीक तक ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक्यूट है कि मतलब तुरंत आया और ठीक हो गया, सिवियरली कंडीशन में आता है और फिर ठीक हो जाता है। सेकेंड आपको सब एक्यूट देखना है, इसके बाद क्रोनिक देखोगे आप। सो सब एक्यूट क्या है कि ये अगर 4 से 12 वीक रहे, मतलब इससे ज़्यादा ड्यूरेशन में ये रहे तो इसे सब एक्यूट बोलेंगे। ये किसी भी इन्फेक्शन की वजह से होता है कि आपके साइनस में इन्फ्लामेशन हो गई। एक आता है क्रोनिक साइनोसाइटिस, मतलब कि बहुत लॉन्ग पीरियड तक साइनस में इन्फ्लामेशन अगर हो तो इन्फ्लामेटरी सिम्टम लास्ट अगर 12 वीक, जो कि बेसिकली अप्रॉक्स 3 मंथ से है, तो ये क्रोनिक साइनोसाइटिस बोला जाएगा। सिम्टम इसमें हेडेक, प्रेशर एकदम वहाँ पे लगेगी कि बेसिकली इसमें टफी हो जाता है नोज, वहाँ पे जो भी जमा हो जाता है तो प्रेशर भी फील होती है और हेडेक ये सब देखने को मिलता है। फेशियल पेन, नेजल ड्रेनेज, हमेशा रनी नोज रहेगा। एक कंपनी बाय डिक्रीज सेंस ऑफ स्मेल एंड फटीग, वहाँ पे जो कंजेशन हो जाता है, जो भी म्यूकस का इतना ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता है कि जो हमारा ऑल्फैक्टरी नर्व है वो किसी स्मेल को सेंस नहीं कर पाता है। तो वो जिनको क्रोनिक साइनोसाइटिस, मेरे कॉलेज में एक थी उनको था, तो वो क्योंकि उनका कंजेशन की वजह से ऑल्फैक्टरी काम नहीं कर पा रहा है तो वो सेंस भी स्मेल नहीं कर पाते हैं और हमेशा वो उनका फटीग, मतलब हमेशा थके थके रहेंगे, क्योंकि सांस लेने में भी उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, हमेशा माउथ से वो सांस ले रहे तो फटीग कंडीशन देखने को मिलेगी। यूजुअली ये इन्फ्लामेशन एंड नॉट इन्फेक्शन, मतलब बेसिकली ऐसा इन्फेक्शन की कंडीशन रहा तो ये बेसिकली एंटीबायोटिक ये सब लेने से ठीक हो जाती है। बट इन्फ्लामेशन अगर हो जाए किसी वजह से, आपके सेल में इन्फ्लामेशन हो गया, तो ये क्रोनिक साइनोसाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। डायग्नोसिस के लिए बेसिकली सीटी स्कैन हेल्पफुल होता है क्रोनिक साइनोसाइटिस में। लास्ट आ जाता है रिकरेंट साइनोसाइटिस, ये जो है वो सेवरल टाइम, मतलब जैसे इस साइनस की कंडीशन नॉर्मली अगर एक्यूट या फिर सब एक्यूट देखें ना तो कोल्ड के सीजन में सभी को बेसिकली थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है, फिर ठीक हो जाता है कंडीशन। बट अगर मतलब
साल में बार बार हो जा रहा है, गर्मी बरसात कुछ भी हो वो कंडीशन देखने को मिल रहा है। बेसिकली हैपन सेवरल, एक साल में बहुत बार होना। 3 और मोर एपिसोड एक्यूट साइनोसाइटिस, मतलब इस एक्यूट में क्या था कि 2 से 4 वीक में ठीक हो जा रहा था। तो रनिया स्टफी नोज उनको बार बार ये देखने को मिल रहा है, 2 वीक के अंदर बेसिकली रनी नोज ठीक होना आना। तो ये कंडीशन रिकरेंट को दिखाता है, बार बार होने वाला। इफ फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड है अंडरलाइंग एलर्जिक ट्रिगर बाय सिग्नल फ्लक्चुएशन। इफ रिकरेंट साइनोसाइटिस क्या है कि किसी एलर्जी की वजह से इनकी साइनस में इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो वो एलर्जन से जब जब वो आएगा उसके कांटेक्ट में, तब तक उनका इन्फ्लामेटरी जो रिस्पॉन्स है सेल का वो ट्रिगर होगा, इन्फ्लामेशन होगी, और फिर वही साइनोसाइटिस की कंडीशन, साइनस में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। तो रिकरेंट साइनोसाइटिस में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता हो कि कौन सा सीजनल कैसा हमें, मतलब सीजन में, अगर इस सीजन में जैसे कि हमें ठंडे में बहुत ज़्यादा देखने को हर बार मिलता है, तो अब प्रिकॉशन पहले से ही लेना स्टार्ट कर दो। जो एलर्जन की वजह से होता है उससे हट के रहो, तो ये साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम से रिलीफ मिल सकता है। अगर साइनोसाइटिस का एटियोलॉजी देखें, बेसिकली कॉजेज, तो बैक्टीरियल, मेनली हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या फिर वायरल फंगल इन्फेक्शन की वजह से साइनस में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। नेक्स्ट आता है एलर्जी रिएक्शन। जैसा कि हम लोग रिकरेंट में देखें कि कोई भी पॉलन या फिर डस्ट की वजह से किसी को मतलब इन्फ्लामेटरी रिएक्शन हो जा रही है, साइनस में इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो वो भी लीड करेगा साइनोसाइटिस को। क्रोनिक अस्थमा की भी कंडीशन में यही होती है कि बेसिकली इसमें ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है, माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग देख चुके हैं। सो ये जब भी एलर्जन आएगा तो IgE आएगी, जाके मास्ट सेल के साथ बाइंड होकर बहुत सारे जो भी मेडिएटर है रिलीज करके वहाँ पे इन्फ्लामेशन की कंडीशन शो करेगा साइनस के पास। तो अस्थमा की कंडीशन भी ये साइनोसाइटिस प्रॉब्लम दिखा सकता है। कोई भी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो तो वो साइनस में फैल के वहाँ पे वो साइनोसाइटिस इन्फ्लामेशन उसमें कॉज कर देगा। डेविएटेड नेजल सेप्टम कैसे करेगा साइनोसाइटिस, मतलब किसी का अगर नेजल सेप्टम डेविएटेड है, सही से नहीं है, तो क्या करेगा, ब्लॉकिंग द नेचुरल ड्रेनेज, मतलब नेचुरली तो सब में ड्रेनेज जो होता है म्यूकस का वो उनके अंदर नहीं हो पाएगी। पाथवे ऑफ साइनस जो है ऑब्स्ट्रक्ट रहा तो ये फ्लूइड बिल्डअप एंड इन्फेक्शन, अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्रीशन है, फ्लूइड है, तो नॉर्मली इन्फेक्शन का वो घर बन जाएगा, जिसकी वजह से फिर अगर इन्फेक्शन आई तो साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। क्रोनिक अस्थमा ये 2 बार है, तो इसे आप काटिएगा, वही अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसकी वजह से हो सकती है प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है लास्ट हमारा कंजेनाइटल एबनॉर्मिटी। कंजेनाइटल एबनॉर्मिटी क्या है, लाइक जैसे क्लेफ्ट प्लेट होता है, तो उसकी वजह से यही वाली प्रॉब्लम है कि मतलब ये जो ड्रेनेज है वो सही से नहीं हो पाएगा, और जब भी ड्रेनेज नहीं होगा तो उसमें इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाएगी। जब भी इन्फेक्शन आएगा तो वहाँ पे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन शो होती है। पैथोफिजियोलॉजी से और अच्छे समझ में आएगा, पैथोफिजियोलॉजी हम लोग देखते हैं साइनोसाइटिस का। सो किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, चाहे इन्फेक्शन हो या फिर कोई भी एलर्जन हो, कोई भी आया, ऑब्स्ट्रक्ट ऑफ ऑस्टिया इम्पेयरमेंट म्यूकोसिलियरी एक्शन अकर। ऑस्टिया क्या है, जो भी साइनस से ड्रेनेज होता है, छोटे छोटे जो बेसिकली होल होते हैं उसे ऑस्टिया बोलते हैं। तो उसमें जो इससे ड्रेनेज था वो नहीं हो पाएगा, मतलब इस सब की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ऑस्टिया में, जिसकी वजह से म्यूकोसिलियरी एक्शन जो है वो इम्पेयर हो जाता है। तो ये म्यूकोसिलियरी एक्शन क्या है, जो म्यूकस में सिलिया है बेसिकली, जो भी इनहेल्ड पार्टिकल ये सब है वो हटाता है, क्लियर करता है। अब यहाँ पे ऑस्टिया जो था वो भी ऑब्स्ट्रक्ट है, साथ ही साथ म्यूकोसिलियरी जो कि एक्सपेल इनहेल जो भी चीज़ें था उसको क्लियर करने का काम करता है, वो भी इम्पेयरमेंट इस कंडीशन में हो गई है। तो म्यूकस जो है वो साइनस में एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक तो वो ड्रेनेज जो करना था ऑस्टिया से वो ड्रेन नहीं हो रहा है, म्यूकोसिलियरी एक्शन जिससे हट रहा था, क्लियर हो रहा था, वो भी नहीं हो पा रहा है, तो म्यूकस तो साइनस में एक्यूमुलेट हो गए। अब म्यूकस आ गया तो वहाँ पे इन्फेक्शन, बैक्टीरिया ग्रोथ के लिए अच्छा जगह मिल जाएगा, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होगी। जब भी कोई भी इन्फेक्शन बैक्टीरिया आता है तो हमारे वहाँ पे इम्यून सेल आते हैं, उन लोगों में झगड़ा होता है, कुछ मेडिएटर रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से साइटोकाइन से सब रिलीज होगा, तो हमारे जो भी स्ट्रक्चर है साइनस का टिश्यू है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी, और यही कंडीशन हमारा साइनोसाइटिस है। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें क्या देखने को मिलेगा, फीवर विथ चिल्स। देखिए फीवर विथ चिल्स जहाँ भी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, तो एक तो टेम्परेचर, नॉर्मल इन्फेक्शन अगर हो तो हमारा बॉडी फीवर मतलब टेम्परेचर हाई करता है, ताकि नॉर्मली टेम्परेचर हाई करेंगे तो वो बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाएगा। चिल्स क्या है, तो अब फीवर टेम्परेचर जनरेट करने के लिए हमारे मसल भी इन्वॉल्व हो, मसल में भी कॉन्ट्रैक्शन हो, तो उस कंडीशन में वो बोलते मतलब एक कंडीशन हो क्यों रही है, ताकि टेम्परेचर, कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो इस
इस जो कंडीशन है फीवर विद चिल्स देखने को मिलता है। हेडक देखने को मिलेगी, साइनस की प्रॉब्लम है तो हेडक रिलेटेड है तो वो देखने को मिलेगा, जो भी नर्व जो है वो इरिटेट होंगे। फेशियल पेन होगा, फेस में ही ये साइनस है तो फेशियल पेन, और रीजन क्या है, जो भी नर्व्स हैं वो इरिटेट होंगे। रनिंग नोज हमेशा ये देखने को मिलता है। स्नीजिंग होगा, वो ज़्यादा छींकते हुए देखने को मिलेगा, तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, अभी आपका फर्स्ट ही चल रहा है तो हालांकि आप लास्ट करते करते आपको सब चीज़ें पता चल जाएगी, इतना बार आप पढ़ ही चुके होंगे। जिस सीक्वेंस में लाइक इंट्रोडक्शन, डिफिनेशन, कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी, साइंस सिम्टम, इसके बाद डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, इस सीक्वेंस को आपको गलत नहीं करना है, नहीं तो आप कितना भी सही लिखो मार्क्स काट लिए जाएंगे, तो ये चीज़ों को भी ध्यान रखना होता है। सो साइंस सिम्टम, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद हम लोग देखते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन पता कैसे करेंगे। तो हिस्ट्री टेकिंग सबसे पहले, इसमें हिस्ट्री टेकिंग और फिजिकल एग्जामिनेशन यूनिट 3 में ही बताई हूँ, कॉमन सब में लिख सकते हो। हिस्ट्री क्या लोगे, उसके नॉर्मल डेटा के लिए जो भी प्रीवियस इलनेस, अस्थमा, एलर्जी है क्या, ये सब आप उससे पूछ सकते हो। फिजिकल एग्जामिनेशन में मेन असेसमेंट प्रेजेंस ऑफ डेविएटेड नेजल सेप्टम, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी, ये सब आप देख सकते हो। नेजल इंडोस्कोपी भी इसमें किया जा सकता है, जिसमें कि कैमरा रहता है तो उससे आपको विजुअलाइज नेजल कैविटी असेस, कोई भी एबनॉर्मलिटी है, पॉलिप है, मास है या फिर कोई डेविएशन है, ये इंडोस्कोपी से पता चल जाएगा। अदर एग्जामिनेशन कर सकते हो, लाइक एक्सरे करोगे तो इमेजिनिंग के थ्रू पता चल जाएगा। उससे फिर हाई रेजोल्यूशन में सिटी स्कैन होता है, जिससे और अच्छे से टिश्यू दिखते हैं, तो सिटी स्कैन कर सकते हो आप। मैग्नेटिक फील्ड देने से और अच्छे से टिश्यू एकदम विजुअलाइज हो जाता है, तो ये सब किया जा सकता है। कैसा, अगर इससे नहीं देख पा रहे हो तो आगे बढ़ते जाओगे। साइनस ट्रांसल्यूमिनेशन एक आता है, इसमें क्या होता है कि लाइट को रिफ्लेक्ट किया जाता है, प्रोजेक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग लाइट थ्रू टिश्यू अफेक्टेड एरिया। अफेक्टेड एरिया के पास जब लाइट दोगे आप, इसमें दिया जाता है बेसिकली, तो क्या होगा, स्वेलन जो साइनस है वो रिफ्लेक्ट लेस लाइट, जहाँ पे स्वेलन हुई है वहाँ पे लाइट बहुत कम रिफ्लेक्ट आपको ऊपर देखने को मिलेगा। एंड अ रेड ग्लो ऑफ रिफ्लेक्टेड ऑन चीक आइदर डीम और एब्सेंट। तो ये अगर एबनॉर्मल कंडीशन रहा तो अब इन सारी चीज़ों से आपको पता चल जाएगा कि साइनोसाइटिस की कंडीशन है। अब जब आप पूरा पता कर लिए हो तो मैनेजमेंट स्टार्ट कर दो। तो देख रहे हो इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादातर ये इन्फ्लामेशन की कंडीशन साइनस में हो रही है, तो एंटीबायोटिक दे सकते हो। एक दो ड्रग का एग्जाम्पल लिखना होगा, तो एमॉक्सिसिलिन, और बेसिकली एमॉक्सिसिलिन आपको 14 डेज तक चलाना है ताकि वो अच्छे से जो भी बैक्टीरिया वहाँ पे किल हो सके। अल्फा एड्रीनर्जिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर दे सकते हो, ये क्या काम करेगा, एक्टेजर ड्रेनिंग म्यूकस एंड रीस्टोर नॉर्मल म्यूकोसेलियर रिएक्शन। हम लोग पैथोफिजियोलॉजी में देखे कि ओस्टिया था वो भी स्टॉक हो चुका था, म्यूकस सही से ड्रेन नहीं हो पा रही थी जो भी साइनस का था। इसके बाद जो म्यूकोसेलियर रिएक्शन था क्लियर करने का, वो भी ये डिस्टर्ब हो चुका था। तो अल्फा एड्रीनर्जिक वैसोकंस्ट्रिक्टर दोगे तो ये नॉर्मल एक्शन में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल में आप लिखना, फिनाइल फेरिन एंड स्यूडो एपिनेफ्रिन, ये 10 से 14 डेज चलाओगे तो ये कंडीशन ठीक होगी। एंटीहिस्टामिन आप दे सकते हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखिए अस्थमा की कंडीशन, तो अस्थमा की कंडीशन में एलर्जिक रिएक्शन हो रही थी, तो वो हिस्टामिन जो रिलीज हो रहा था वो एंटीहिस्टामिन की वजह से ब्लॉक होगा, उसकी जो एलर्जिक रिएक्शन है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आएगी तो भी कंडीशन ठीक हो सकती है। म्यूकोलाइटिक एजेंट दे सकते हो, जैसे कि कंजेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो वो म्यूकस को तोड़ेगा जिससे कि वो थीन होगा और वो नॉर्मली बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा। उसका एग्जांपल ये जो म्यूकोलाइटिक एजेंट है गुआफेनेसिन दे सकते हो आप। गुआफेनेसिन बहुत बार इसके बारे में पढ़ोगे आगे भी डिजीज कंडीशन में, तो वैसे ही आपको याद रह जाएगा कि ये म्यूकोलाइटिक एजेंट है। सर्जिकल, जिसमें सर्जिकल मैनेजमेंट होती है वहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट भी लिखना होगा, तो सर्जिकल एजेंट या फिर मैनेजमेंट ज़्यादा लिखना अच्छा होगा, तो मैनेजमेंट आप लिख लेना। तो इसमें क्या करोगे आप, एक्सटर्नल अस्फिनोइथिमोइडेक्टॉमी, इसमें जो अस्फिनोइड एंड नाम से ही दोनों का लिखा हुआ है, जो अस्फिनोइड और इथिमोइड वाला जो साइनस है उसको हटाया जाएगा। बेसिकली जो डैमेज हो, कभी कभी इन्फ्लामेशन की वजह से डैमेज हो जाते हैं तो वो नॉर्मल जो आप मेडिसिन जरूर से ठीक नहीं हो पाते हैं, तो उसको अब रिमूव ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है फंक्शनल इंडोस्कोपी साइनस सर्जरी। इसमें क्या किया जाएगा कि म्यूकोसिलियरी टिश्यू को क्लियर किया जाएगा, अगर वो पूरी तरह से खराब हो चुके हैं तो इसके थ्रू, ये इंडोस्कोपिक के थ्रू हटाया जाएगा। एंड वेंटिलेट साइनस प्रॉपर, मतलब कि म्यूकोसिलियरी अगर डेड हो गई है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन करके रखा है तो उसको हटा दो, जिसकी वजह से जो वेंटिलेशन है एयर सही से प्रॉपरली हो पाएगी वेंटिलेशन, ये
हेल्पफुल रहता है। नर्सिंग मैनेजमेंट अगर देखो तो आपका क्या काम है, सब में नर्सिंग मैनेजमेंट लिखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देख रहे हो। तो सबसे पहले तो पेन एंड फीवर मैनेजमेंट आपको देखना, मतलब ऐसे आप लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती है कि वाइटल साइन देखना, फीवर है तो टेम्परेचर सब देखना, तो आप कुछ ये सब सारी चीज़ें आप लिखना। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम लोग हर एक में स्पेसिफिक मार्क करके देखेंगे। और इतना बार नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट जब आप लिखना स्टार्ट करोगे तो 1 पेज 2 पेज लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हर एक डिजीज कंडीशन में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है कि वार्म कॉम्प्रेशन आपको देना है, ताकि जो भी इन्फ्लामेशन की कंडीशन है वो ठीक हो सके। वेसल्स डायलेट होंगे तो वार्म कंप्रेशन से वेसल डायलेट होंगे, जल्दी से वहाँ पे हीलिंग की प्रोसेस चलेगी। नेक्स्ट आता है म्यूकस क्लियरेंस के लिए आप वही म्यूकोलाइटिक एजेंट दे सकते हो ताकि वो थिन हो सके। एजुकेट पेशेंट, सेल्फ केयर इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठंडा चीज़ें नहीं खाना, बच के रहना, जो भी पॉलिन सबसे है तो वो आप सेल्फ केयर के लिए बता सकते हो। एडवाइज अवॉइडिंग नॉन एलर्जन, जिसकी वजह से एलर्जी उसको हो रही है, रिकरेंट जो हम लोग साइनसाइटिस देखे थे तो उसको बोलना है कि उसे अवॉइड करें। रिड्यूस साइनस, जो भी इरिटेंट की वजह से होता है तो वो सबसे अगर बच के रहेगा तो वो साइनस इन्फ्लामेशन ठीक उनकी होगी। तो ये सब आपको एडवाइज करना है। लिखने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें, ऐसे साइनसाइटिस नहीं पूछा जाता है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट, रेस्ट, स्लीप, सब कुछ भी बैलेंस डाइट, ताकि जो भी जैसे कि प्रोटीन रिच डाइट से ये इन्फेक्शन हुई तो टिश्यू अच्छे से रिपेयर होगी, तो आप ये सब भी चीज़ें लिख सकते हो। बट ये क्वेश्चन आते भी नहीं है और 5 मार्क्स में आए तो इतना ज़्यादा आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं साइनोसाइटिस के बाद अपर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में ही राइनाइटिस। राइनाइटिस क्या है? कोल्ड एंड एलर्जी आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ राइनाइटिस। कोल्ड में मतलब किसी एलर्जी की वजह से, मतलब ठंडे के दिनों में इस प्रॉब्लम से, रनी नोज से तो कोई नहीं बचा होगा आई थिंक, ये तो कंडीशन हो ही जाती है। सो ये है क्या, कैसे बचना, आज हम लोग देखेंगे। डिफिनीशन अगर देखें तो राइनाइटिस जो है वो इरिटेशन, इन्फ्लामेशन, म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारा नोज का होता है उसमें इरिटेशन होना, इन्फ्लामेशन हो जाना, जिसकी वजह से कैरेक्टर इसमें क्या देखने को आपको सिम्टम मिलते हैं कि रनी नोज एंड कंजेशन, आप सही से सांस नहीं ले पाते हो, तो ये जो है वो राइनाइटिस की कंडीशन है। क्लासिफिकेशन अगर देखिए तो एक्यूट राइनाइटिस सबसे पहला आता है, मोस्ट कॉमन टाइप है, जो कि लास्ट फॉर 5 से 7 डेज में एक्यूट है तो ये कंडीशन ठीक हो जाएगा। ऑल्सोडिनेटेड कॉमन कोल्ड भी इसे बोलते हैं। वायरल एंड बैक्टीरियल ऑरिजिन में बेसिकली होता है, किसी बैक्टीरिया की वजह से आपको अफेक्ट आप हो गए और ये कंडीशन देखने को मिलेगा। रनी नोज और की पैथोफिजियोलॉजी से भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट अगर देखिए एलर्जिक राइनाइटिस, इसी को हम लोग हे फीवर बोलते हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग पढ़े थे। सो ये क्या है कि टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है। इसमें कोई भी इनहेल आप एलर्जन किए तो वो IgE एंटीबॉडी को लाएगा, IgE मास्ट सेल से जुड़ेगा, हिस्टामिन सारे मेडिएटर रिलीज होगी और इन्फ्लामेशन की कंडीशन शो होगी किसी एलर्जन की वजह से। अब वही आप चीखते खांसते रनी नोज आपका वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है क्रोनिक राइनाइटिस, तो ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन जो है हमारा नोज का वो उसमें क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो गई तो वो बहुत दिनों से वो ठीक नहीं हो रही तो क्रोनिक कंडीशन बोला जाएगा। इसमें क्या बोलेगा, मतलब कैरेक्टराइज इसमें शो क्या होगा कि इंक्रीज नेजल म्यूकेशन, नेजल म्यूकस जो है वो मतलब रनी नोज इसमें देखने को मिल रहा है तो वो देखने को मिलेगा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में। एंड कॉज रिपीटेड एक्यूट इन्फेक्शन और एलर्जी, मतलब ये होता कैसे है कि जो एलर्जी है वो बार बार रिपीटेड आ रहा है तो वो क्रोनिक की कंडीशन में आ जाएगा इंसान, मतलब उनको रनी नोज बहुत दिनों से देखने को मिल सकती है। जैसे जब भी हम लोग पढ़े हैं तो एक्यूट को अगर ठीक ना किया जाए तो वही तो क्रोनिक में चेंज हो जाता है। अगर आप इसे सही नहीं कर रहे हो तो ये बहुत लंबे समय तक जा सकता है, फिर और सारे कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। ईटियोलॉजी देखें तो वही एलर्जन की वजह से, लाइक पॉलन ग्रेन हो गया, परफ्यूम से भी किसी को प्रॉब्लम होती है। मेरा जो छोटा ब्रदर है उसको मतलब धूप में चला जाए ज़्यादा खेलने के लिए वो बहुत खेलेगा, संडे को उसको खेलना ही खेलना, अब वो जब आएगा घर में खांसते छिकते ही रहेगा तो उसको यही एलर्जन की वजह से प्रॉब्लम है। सो पॉलन ग्रेन, परफ्यूम, डस्ट, यूरिन, जो भी डोमेस्टिक पेट्स का जो यूरिन सलाइवा होता है माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग देखे थे, ये भी हमारे इम्यून को मतलब एग्जैगरेट करता है, वो भी इरिटेट करेगा। तो वहाँ पे ये जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो इन्फेक्शन की कंडीशन देखने को मिल सकती है, जो कि राइनाइटिस की प्रॉब्लम है। किसी केमिकल्स भी गया तो वो भी म्यूकस को मेम्ब्रेन को अफेक्ट करेगा तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। एलर्जन के अलावा और क्या कॉज हो सकती है राइनाइटिस की, तो बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन ये भी इसका कारण बन जाता है, ये भी हमारे जैसे बॉडी में आएगा।
जो भी नेजल में गया वहाँ पे ट्रैप करके जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन था वो ट्रैप करने की तो उसको कोशिश करेगा, फिर इम्यून सेल को बुलाएगा, इम्यून सेल जो है उसको फाइट करने में मेडिएटर रिलीज हो जाते हैं, तो फिर इन्फ्लामेशन म्यूकस मेम्ब्रेन में हो जाएगी। तो ये कंडीशन देखने को इसकी वजह से भी मिल सकता है। क्रोनिक साइनोसाइटिस की भी कंडीशन हो, वो इन्फ्लामेशन है तो भी हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो इरिटेट होंगे, तो राइनाइटिस की कंडीशन हो जाएगा। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। सिगरेट स्मोकिंग तो रेस्पिरेटरी में आप बार बार पढ़ोगे और कॉमन है, सब में आप लिख सकते हो। ये क्या करता है कि नेजल पैसेज जो है उससे इरिटेट करता है, जिससे कि इन्फ्लामेशन ट्रिगर होने की चांसेस बढ़ जाती है। तो जो ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग करता है उनमें भी राइनाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है ड्रग एंड नेजल डीकंजेस्टेंट। ऐसे तो ये डीकंजेस्टेंट जो है वो कंजेशन को से रिलीफ देता है। बेसिकली ये करता क्या है, वेसल्स, बेसिकली देखिए जब भी ज़्यादा म्यूकस रिलीज हो रहा है तो वहाँ पे वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाते हैं, डायलेट होने की वजह से कंजेशन रहता है। तो जब भी आप डीकंजेस्टेंट यूज करते हो तो वो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो भी म्यूकस है वो बाहर निकल जाएगा, और फिर वो कंडीशन, क्योंकि डायलेशन नहीं है तो वो जो ये कंजेशन वाली ये सब कंडीशन है वो ठीक होती है। बट अगर बार बार डीकंजेस्टेंट अगर यूज किया जाए तो डिपेंडेंसी हो जाती है कि जब तक इसका इफेक्ट रहा तब तक वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट है, नहीं तो डायलेट हो जाएंगे। तो बार बार भी इसे यूज नहीं करना होता है। इसीलिए बोला जाता है कि हर बार आप मतलब राइनाइटिस की कंडीशन हो, नॉर्मल कोल्ड कफ हो, तो आपको नहीं लेना है मेडिसिन, नहीं तो उस पर आप डिपेंड हो जाओगे। नॉर्मली अपने से भी कंडीशन ये ठीक हो जाती है। नेक्स्ट आता है पैथोफिजियोलॉजी, हम लोग देखते हैं एटियोलॉजी के बाद। सो पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले आपको लिखना है कोई भी एटियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि बैक्टीरियल, वायरल, कुछ भी हो, या फिर एलर्जन ही हो, आपने इनहेल कर लिया। इसके बाद एलर्जन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को मिलेगा। जो भी एलर्जन है हमारे इम्यून जो सेल है वो एंटीबॉडी आईजीई बनाएगा। अगर इसे आप समझना चाहते हो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी देख लो, आपको समझ में आ जाएगी। सो आईजीई जब आया तो मास्ट सेल से जाके बाइंड करता है, मास्ट सेल का प्रोडक्शन इंक्रीज करवा देता है, जिसकी वजह से जब मास्ट सेल का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो केमिकल मेडिएटर जैसे कि हिस्टामिन वो रिलीज करेगा, ल्यूकोट्रिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन ये सब आएगा, और इसी वजह है कि पेन भी वहाँ पे हमें फील होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन ये सब रिलीज होती है। तो ये सारी चीज़ें जब है तो म्यूकस प्रोडक्शन, जो भी हमारा म्यूकस ग्लैंड है, इन सब की वजह से स्टिमुलेट हो जाती है। इसी वजह से म्यूकस का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। सो आपको जो भी नेजल डिस्चार्ज ज़्यादा देखने को मिलती है, नेजल कंजेशन, वहाँ पे वेसल जो है वो डायलेट रहते हैं, वेसो डायलेशन आप देख रहे हो ना, तो वेसल डायलेट रहता है, इसलिए हमें लगता है कि एकदम पता नहीं वहाँ पे क्या एकदम अजीब सा जमा हो गया है, तो नेजल कंजेशन फील होती है। स्नीजिंग होता है, बार बार इरिटेशन की वजह से स्नीजिंग भी देखने को मिलता है, और यही सारी प्रॉब्लम हमारा राइनाइटिस है। तो ये पैथोफिजियोलॉजी आप समझ पा रहे हो कैसे डिजीज कंडीशन से, मतलब कोई भी इटियोलॉजी की वजह से वो प्रॉब्लम शो हो रही है, क्या क्या साइन सिम्टम शो हो रहा है। तो कोई भी आपने एलर्जन लिया, कोई भी चीज़ें आई, तो उसमें इम्यून सेल जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है। इन्फ्लामेशन, वो हमारे मतलब इम्यून सेल तो ऐसे एलर्जन को मारने के लिए रहता है, लेकिन इम्यून सेल में जो केमिकल्स मेडिएटर है वो हमारे बॉडी के लिए हाइपर हो जाता है, मतलब वो ठीक नहीं रहता है, जिसकी वजह से सिम्टम्स देखने को मिलती है। अब ये कंडीशन आप खुद सोचो, आपका राइनाइटिस बिना मेडिसिन के भी कैसे ठीक हो जाता है, क्योंकि ये सारी कंडीशन है हमारा आईजी, ये सब केमिकल्स अगर उसको मार दिया, मतलब कि कंडीशन है कि वो उसको हरा दिया, तो ये नॉर्मल कंडीशन खुद से भी ठीक हो जाती है, इम्यून सेल खुद ही संभाल लेता है। ये सब, ये जो एलर्जन है उनके लिए हार्मफुल होता है, उन्हीं को मारने के लिए किया जाता है, लेकिन नॉर्मली हमारे जो नाजुक जो वेसल्स होते हैं या फिर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं वो अफेक्ट हो गए तो थोड़ा थोड़ा सिम्टम बस देखने को मिलता है। सो पैथोफिजियोलॉजी के बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें तो वही स्नीजिंग देखने को मिलता है, नेजल डिस्चार्ज देखने को मिल रही है क्योंकि ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है म्यूकस का, नेजल कंजेशन वैसोडाइलेशन की वजह से होगा, इरिटेशन इन द नोज, इरिटेट करके नोज में बेसिकली इतना सारी वो चीज़ें हो रही है, केमिकल से सब जाते हैं तो इरिटेट ही तो करते हैं। इंसोम्निया देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि जो डीकंजेशन ये सब हुआ है वहाँ पे सिक्रेशन का जो जमाव हो चुका है, तो जो ऑल्फैक्टरी नर्व है वो भी ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ आप स्मेल नहीं कर पाते हो। तो आपको पता है क्यों आपको इंसोम्निया हमेशा रील से सब में देखने को मिलता है कि लाइक मतलब क्या बन रहा था, क्या खाया, वो अजीब अजीब सा फनी सा, क्योंकि मुझे सर्दी थी, तो सर्दी में क्यों इंसोम्निया होता है आज आपको पता चला होगा। लॉस ऑफ टेस्ट भी होता है, क्योंकि मतलब देखोगे आप बहुत डीप स्टडी करोगे तो ऑल्फैक्टरी एंड टेस्ट का बेसिकली कनेक्शन होता है, मतलब आप सूंघ नहीं पा रहे हो तो चीज़ें आपको खाने में भी अच्छे से आपको वो सेंसेशन फील ही नहीं हो रही है, तो टेस्ट भी लॉस इस टाइम पे होता है। और एलर्जी का एक बहुत अच्छा सिम्टम ये है कि आप टेस्ट अगर किसी का लॉस हो, टेस्ट अगर जैसे कि किसी को अगर स्मेल का प्रॉब्लम नहीं है, सर्दी खांसी नहीं देखने को मिल रही, बट अगर उनका टेस्ट अगर लॉस हो ना, तो ये
इन्फेक्शन को शो करता है। सम टाइम अगर आपके साथ भी ऐसा हो ना कि आप खा रहे हो, चीज़ों को पता नहीं चल रहा, टेस्ट पता नहीं चल रहा, तो कंडीशन है कि वो किसी इन्फेक्शन की वजह से ऐसा कंडीशन हुई है। साइनोसाइटिस मतलब कि देखिए, एक तो साइनोसाइटिस कॉज भी है कि साइनस में प्रॉब्लम थी तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन को भी अफेक्ट किया, क्योंकि साइनोसाइटिस में भी यही है कि जो ऑस्टिया सब है ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, और इन जो भी हमारा इम्यून सिस्टम है मेडिएटर रिलीज किया तो इन्फ्लामेशन हो गया। तो क्योंकि इन लोग रिलेटेड है तो वो अब इसके वजह से भी इम्यून सेल आ गए और इन्फ्लामेटरी मेडिएटर रिलीज किया, तो साइनस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। साइनस में पहले हुआ था तो साइनस वहीं पे सारी स्ट्रक्चर है, तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन में भी इन्फ्लामेशन ये सब हो गया। तो ये दोनों में आप लिख सकते हो, और इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये गलत नहीं है, ये रिलेटेड स्ट्रक्चर है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। रेडनेस अराउंड आउटर नेयर्स, जो भी नाक का जो बाहर का दिखता है वो रेड रहता है ना हमेशा, वो जिनको सर्दी रहेगा एक बार देख लेना, अभी तो मौसम भी आ रहा है तो ये कंडीशन रहती है। इन लार्ज लिम्फ इन ऑरोफेरिंग, ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो लिम्फ में जैसे कि मैक्रोफेरेज को वो ट्रैप करता है, जो भी डेब्रिस उसे ट्रैप करता है लिम्फ वेसल, तो वो कितना करेगा तो वो इलाज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। आपको स्टार्ट करना है तो हिस्ट्री टेकिंग, मतलब किसी एलर्जन की वजह से प्रॉब्लम होती है क्या, ये सब हिस्ट्री टेकिंग करोगे आप। फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो, जो भी इनका जैसे कि रेडनेस देखने को मिल रहा है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इसके बाद रेडियो एलर्जिक शॉर्बेंट टेस्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें IgE देख रहे हो एग्जैगरेटेड टाइप 1, बेसिकली इसमें हाइपर सेंसिटिविटी आ रहा है, तो वही सीरम में IgE रहेगा जिसकी वजह से डिटेक्ट होगा और वो शो करेगा कि राइनाइटिस की प्रॉब्लम है। स्किन प्रिक टेस्ट कर सकते हो, इसमें क्या होगा कि मतलब डॉक्टर को जो प्रिडिक्शन रहता है वो आपके स्किन में देंगे, और अगर आपके बॉडी के अंदर वो एलर्जन है तो वो वहाँ पे वही पॉजिटिव वो शो होगा, मीन्स कि वो स्किन टेस्ट पॉजिटिव है, वही एलर्जन जो दिया गया उसी की वजह से आपके अंदर राइनाइटिस की प्रॉब्लम है। क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, इसमें देख रहे हो आपकी बैक्टीरियल वायरल, तो कौन सा है वो जानने के लिए वो बेसिकली ये किया जाता है कि स्पेसिफिक किसकी वजह से है, फिर उसका सेंसिटिविटी देख के अगर जिनका बहुत क्रोनिक प्रॉब्लम है तो ये फिर ये ठीक किया जाता है स्पेसिफिक एंटीबायोटिक ये सब देख के। ब्लड टेस्ट कर सकते हो, जिसमें कि आप इसिनोफिल काउंट देखोगे उसमें बेसिकली इंक्रीज रहेगा, क्योंकि ये इन्फ्लामेटरी मेडिएटर एलर्जन सब में आता है। तो ये सब डायग्नोस्टिक टेस्ट आप कर सकते हो। इसके बाद आपको मैनेजमेंट करना है तो एंटी हिस्टामिन दे, मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले एंटी हिस्टामिन दे सकते हो, क्योंकि हिस्टामिन ही इसमें IgE जो है एक्टिवेटेड है, हिस्टामिन रिलीज हो रहा है तो वो इससे हिस्टामिन रिसेप्टर को ये ब्लॉक करेगा, जिससे कि कंडीशन ठीक हो सकती है। और इसका नाम सब जानते हैं, सिट्रीजिन आप लेते हो हमेशा जब भी आपको सर्दी होती है, तो ये करता क्या है, जो आपका इम्यून सेल एग्जैगरेट हुआ है उसको कम करेगा। नेक्स्ट आता है लोराटाडीन, जिससे ये एंटी हिस्टामिन है, उससे कंडीशन ठीक होगा। नेजल और ओरल डिकंजेशन दे सकते हो, जिसमें कि इफेड्रिन एंड ओलोक्टाडीन एक्सेट्रा ये सब आता है, तो ये 1-2 मेडिसिन का एग्जांपल भी आपको लिखना होता है तो वो सब दे सकते हो, जिससे कंजेशन ठीक होगा। कोर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हो, क्यों, क्योंकि इसका एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, तो इन्फ्लामेशन ही हुई है तो ये इन्फ्लामेशन को कम करता है, तो इसे दे सकते हो। वही बोल रहा है कि एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है, इसीलिए इसे राइनाइटिस में प्रीफर किया जाता है। इसका एग्जांपल है फ्लूटिकाजोन एंड ब्यूडिसिनाइड, ये तो आप हमेशा हॉस्पिटल में जाओगे देखने को आपको मिल जाएगा, तो निश्चिंत रहो। नेजल इरिगेशन भी इस टाइम पे कर सकते हो, बेसिकली ये बॉटल में आता है और वो देख के नॉर्मल सलाइन सबसे भी जो कंजेशन की कंडीशन है, या फिर इसी में मेडिसिन को डाल के दिया जाता है ताकि इफेक्ट जल्दी से जो म्यूकस मेम्ब्रेन वहाँ पे देखने को मिले, तो ये भी किया जा सकता है। नर्सिंग मैनेजमेंट, यहाँ पे सर्जिकल कोई मैनेजमेंट नहीं आएगा, बेसिकली नर्सिंग मैनेजमेंट इसके बाद आपको लिखना है, जहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं है वहाँ पे आप नहीं डालोगे, सिंपल सी बात है। सो आपका क्या काम है कि अगर प्रॉब्लम ऐसा लेकर कोई पेशेंट आया है तो बोलना है कि किसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही हो, उसको अवॉइड कीजिए आप। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड प्रॉपर बेड रेस्ट पेशेंट, ताकि इम्यून सेल उसका अच्छे से काम कर सके और अच्छे से और उसको मार सके। गिवन स्टीम इनहेलेशन टू पेशेंट, स्टीम इनहेलेशन देने से भी वही भाप जो लेना होता है उससे भी कंडीशन ठीक हो सकती है। एडमिनिस्टर एंटीहिस्टामिन, डिकंजेस्टेड, स्नीजिंग, ये सबसे ये रिलीफ देगा, तो आपको ये एडमिनिस्टर करना है। टीच पेशेंट इंस्टिलेशन, मतलब कि नेजल ड्रॉप दिया जा रहा है, नेजल ड्रॉप के थ्रू अगर उनको मेडिसिन दिया जाएगा, डॉक्टर देंगे, तो आपको ही बताना है कि लेना कैसे, ताकि वो पेशेंट ले और उनकी कंडीशन ठीक हो। सो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में हम लोग साइनोसाइटिस एंड राइनाइटिस देखें। ऐसे आप टॉन्सिलाइटिस भी लिख सकते हो, जो हमारा टॉन्सिल होता है, अगर पैलेटिन टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन हो, किसी वायरस की वजह से हो सकता है, किसी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, तो वो जो इन्फ्लामेशन हुई है टॉन्सिल में उस कंडीशन को टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। आइटिस इन्फ्लामेशन की कंडीशन को शो करता है, तो जिसके पीछे
पीछे आइटिस लगा होगा वो उस ऑर्गन से रिलेटेड है कि उसमें इन्फ्लामेशन हुई है। अब अगर ऐसा तो एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आता, लाइक अगर आ गया तो आप क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन यही लिख दोगे कि इन्फ्लामेशन, डेफिनेशन अपने से बनाना, और फिर ये कॉजेज में जो भी वायरस बैक्टीरिया लिख सकते हो। पैथोफिजियोलॉजी भी उस तरह से आप बना सकते हो कि हाँ जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि बैक्टीरिया वायरस आया तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है मेडिएटर रिलीज किए जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन देखने को मिला, तो वही चीज़ें आएगी। मैनेजमेंट में भी अब एंटीबायोटिक ये सब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लैरिंजाइटिस एक कंडीशन है, अगर लैरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो तो उस कंडीशन को लैरिंजाइटिस बोलते हैं। तो ये था हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये हालांकि अभी तक नहीं पूछा लेकिन सिलेबस में भी कहीं से भी क्वेश्चन आता है, तो ये सब आप ध्यान रख सकते हो। इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट टॉपिक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसे COPD शॉर्ट में बोलते हैं। ये एग्जाम में 15 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रोनिक मतलब बहुत लंबे समय से, ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्शन होगा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एयरवे है या फिर जो पल्मोनरी लंग्स है उसमें डिजीजेस बोल रहा है। इस वर्ड को ही समझिएगा आप, ये टॉपिक मोस्टली क्लियर हो जाएगा। डिजीजेस मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, दो या कुछ डिजीज बहुत सारे आएंगे तभी डिजीज लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन में एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इरिवर्सिबल अस्थमा, ये सब कंडीशन मिल के COPD की कंडीशन कॉज करते हैं। सो अभी जो रिसेंट डेटा आया है उसमें एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के वजह से अगर ये दोनों कंडीशन हो तो वो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है। तो चलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एयर, जहाँ से एयर फ्लो होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना थ्रू द एयरवे, पूरा एयरवे में, ऑफ द लंग, इनफैक्ट लंग में भी, जो कि प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल है। ये अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो ये प्रोग्रेस धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और साथ ही साथ ऐसी भी कंडीशन इसमें आ जाती है कि इसे ट्रीट नहीं किया जा सकता। जब भी, जैसे कि जब भी रिवर्सिबल अगर जहाँ पे वर्ड आए मीन्स कि उसे दोबारा वापस अपने कंडीशन में ला सकते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि उसे दोबारा अपने कंडीशन में नहीं लाया जा सकता है। सो इसमें इंक्लूड है दो डिजीज कंडीशन, एक है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई जैसे ये है तो इसका जो वाल है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आना, जिसके वजह से देखोगे आगे मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी में बताऊंगी, जो भी एयर है इस एल्वियोलाई में ट्रैप हो जाता है, डिस्टेंडेड हो जाता है। सो क्या बोल रहा है कि इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ ओवर डिस्टेंसेस, एल्वियोलाई के वॉल में डिस्ट्रक्शन है और डिस्टेंडेड हो जाता है, CO2 इस सबको ट्रैप कर लेता है। एक इसमें COPD में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है, जो ब्रोंकाई है उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो तो वो है ब्रोंकाइटिस की कंडीशन। मैं बताइए, आइटिस लगाओ, इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, ब्रोंकस किसी ऑर्गन से रिलेटेड। सो क्रोनिक, बहुत दिनों से अगर ब्रोंकस में कोई इन्फ्लामेशन हो तो उसकी वजह से जो भी वहाँ पे म्यूकस ग्लैंड है, म्यूकस एक्सेसिव सिक्रेशन होता है। सो वही बोल रहे हैं कि अगर एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो म्यूकस में तो वो ऑफकोर्स जो एयरवे है, जो फ्लो होता है जहाँ से एयर का, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ये लाएगा, और यही COPD कंडीशन। तो आप देख रहे हो लंग में जो एल्वियोलाई है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन, साथ ही ये एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन, तो यही कंडीशन तो है COPD। एक इरिवर्सिबल अस्थमा, जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। अस्थमा क्या है, माइक्रोबायोलॉजी आप याद करो, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसमें कोई भी एलर्जन आया, हमारा इम्यून सिस्टम IgE एक्टिवेट हुआ, मतलब ये हमारे लंग्स में जो कंडीशन होती है एकदम से एग्जैगरेटेड हो जाता है हमारा इम्यून सिस्टम। सो क्या बोल रहा है कि इन्फ्लाम्ड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट एयर फ्लो। इसमें होता क्या है, हम इन्फ्लामेशन हो जाती है अस्थमा कंडीशन में एयरवे में, और साथ ही साथ अब इन्फ्लामेशन होगा तो ये नैरो हो जाएगी, ऐसे इतना था, अब इसमें इन्फ्लामेशन हुआ तो ये नैरो हो गया। तो ये भी कंडीशन एक ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है। बट अगर आपसे पूछे कोई कि COPD में कौन सा आएगा तो मेनली एम्फाइसीमा एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आता है। ये आपको फिगर बना देना है, लंग्स को शो किए हैं हम लोग, और इसमें जो भी ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक आया, फिर एल्वियोलाई, जो कि ये इसमें बेसिकली जो ये एम्फाइसीमा की कंडीशन है, डिस्टेंडेड जो हमारा
एल्वियोलाई का वॉल है वो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ, ऐसे आप शो कर सकते हो। ये नॉर्मल यहाँ पे शो कर देना और ये एबनॉर्मल वाला ऑब्स्ट्रक्शन हुई, ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन शो कर सकते हो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का। तो ये फिगर भी बनाना अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेफिनेशन एक लिखना होगा, डेफिनेशन भी वही कंडीशन वही बातें आएगी। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो है एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी लंग डिजीज है जो कि कैरेक्टराइज होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो में बहुत लंबे समय से ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है फ्रॉम या फिर लंग में, जो कि इंटरफेयर करता है विथ नॉर्मल ब्रीदिंग विथ नॉट फुल्ली रिवर्सिबल। इसमें देख रहे हो कि एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है, लंग्स में जो एल्वियोलाई से जहाँ से एयर का एक्सचेंज हो रहा है, गैस का एक्सचेंज हो रहा है, वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इसमें ये तो हमें पता है कि ब्रीदिंग को ही वो इंटरफेयर किया है, ये इसमें ब्रीदिंग की ही काम होती है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि फुल्ली रिवर्सिबल की कंडीशन ये नहीं होती। अगर किसी को क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेज हो जाए, उनका एयरवे पूरी तरह म्यूकस से या फिर किसी तरह का उनका एल्वियोलाई में ये जो भी वॉल्स है ये डिस्ट्रॉय हो जाए, तो ये कंडीशन COPD का है जो कि पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। अगर कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर देखें तो सिक्रेट स्मोक या फिर अदर इरिटेशन के वजह से जो भी ब्रोंकाई है उसमें इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो सकती है, बहुत लंबे समय तक रहा तो COPD कॉज करेगा। एम्फाइसीमा को तो हम लोग देखें ही, एम्फाइसीमा के लिए मैं यहाँ भी आपको बताऊंगी। सो जो भी एल्वियोला है उसका वॉल डैमेज हुआ। नेक्स्ट आता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये दोनों कंडीशन जब रहता है तो बेसिकली COPD के लिए ये मतलब ससेप्टेबल हो जाता है पूरी तरह से। पल्मोनरी का ये ऑब्स्ट्रक्शन, एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये COPD कॉज करने के लिए बेसिक मेन है। एक इम्पॉर्टेंट है इसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डिफिशियंसी। ये जो है वो लीवर से एक प्रोटीन है जो रिलीज होता है। ये करता क्या है, ये एयरवे जो है उसको इन्फेक्शन से, इन्फ्लामेशन से बचाने का काम करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो फिर एक कंडीशन देखने को मिलता है कि उनकी एयरवे आराम से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है जो कि COPD को लीड करता है। अगर वो जैसे यहाँ पे देखिए कि कोई सिगरेट स्मोक कर रहा है, यहाँ पे देखोगे आपकी एक्सपोजर ऑफ स्मोक, अगर कोई एक्सपोजर भी हो रहा है लाइक किसी का हस्बैंड बहुत स्मोक करता है, उसकी वाइफ सिर्फ एक्सपोजर हो रही है, तो उन लोगों में भी COPD, उनका भी एयरवे जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो आगे जब मैं आपको बताऊंगी कि बिहेवियर को जब सुधारना है तो वहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगी कि एक्सपोजर भी अगर कोई स्मोक से हुआ है तो उससे भी बंद करना है, क्योंकि ये भी ये कंडीशन लीड कर सकते हैं। अस्थमा का तो हम लोग देखें ही, इम्यून की वजह से जो हमारा ब्रोंकियल जो भी एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो ही रहा है, तो ये तो वहाँ पे मैं आपको बता दी। ऑक्यूपेशनल कोई जो भी डस्ट है या फिर केमिकल्स है तो उससे भी की वजह से भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। एक्सपोजर ऑफ फ्यूम्स एंड जो भी बर्निंग फ्यूल्स है उससे इरिटेशन हो सकता है एयरवे में। जेनेटिकली भी कई बार उनके पेरेंट्स से भी उन बच्चे में आ जाता है। पैथोफिजियोलॉजी लिखना इंपॉर्टेंट है, तो पैथोफिजियोलॉजी ऐसे आप एम्फाइसीमा का और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस दोनों का देखेंगे हम लोग, और यही कंडीशन दोनों COPD है। सो क्या बोल रहा है कि कंटिन्यूअल ब्रोंकियल इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन, किसी भी कॉजेज की वजह से बार बार इरिटेशन हो रहा है, लाइक स्मोकिंग ही कोई कर रहा है या फिर कोई केमिकल की वजह से इरिटेशन इन्फ्लामेशन है, तो इसकी वजह से जो भी म्यूकस ग्लैंड है वो हाइपर म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। जो भी सीलिया जो रहता है नॉर्मली जो हमारे एयरवे में, जो भी नोज हो गया उसकी जो एयरवे है लाइनिंग है उसमें सीलिया रहता है जो कि म्यूकस को ट्रैप करके या फिर जो भी फॉरेन पार्टिकल है उसे एक्सपेल करने, बाहर फेंकने का काम करता है। तो उसका काम भी ये डिसफंक्शन हो जाएगा, ये भी कितना ही म्यूकस को बाहर ही फेंकेगा। नेक्स्ट आता है कि एडिमा, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब क्योंकि बार बार इरिटेशन हो रहा है तो वो भी वो जो वहाँ के सेल्स हैं, जो भी लाइनिंग है वो बेसिकली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगे, जिसके वजह से फ्लूइड जो है वो अंदर आएगा, तो एडिमा भी वहाँ देखने को मिल सकता है। स्मूथ जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसके वजह से अब ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा एयरवे, जो भी ब्रोंकस है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो नर्विंग ऑफ अ स्मॉल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जो कि बहुत दिनों से लंबा इन्फ्लामेशन है और साथ ही साथ वो म्यूकस इतना सीक्रेट हो गया, वहाँ पे सीलिया काम नहीं कर रही है, तो वो कंडीशन है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस लंबे समय से। एक इधर भी कंडीशन था कि मतलब अगर इन्फ्लामेशन इरिटेशन की वजह से कंटिन्यूसली हो रहा है ब्रोंकियल में, तो उससे क्या होगा कि इन्फ्लामेटरी मेडिएटर रिलीज होगा, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस एंड थिकनिंग हो जाता है ब्रोंकियल वाल का। ये फाइब्रोसिस हार्डनिंग हो जाता है, पूरा थिक हो जाएगा, जिसकी वजह से यही एयरवे, अब क्योंकि ये थिक हो चुका है तो ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जो कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये दोनों कंडीशन है।
सो एक कंडीशन हम लोग देखते हैं, एक और पैथोफिजियोलॉजी जो एम्फाइसीमा की कंडीशन है। तो लंग में जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है उसमें इलास्टिन वो ब्रेक डाउन होंगे, जिसकी वजह से लॉस ऑफ इलास्टिक रिक्वाइल, अब वो क्योंकि टिश्यू ही वहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, जिसकी वजह से ब्रोंकियल वाल को, जैसे हमारे लंग्स में की क्या कैपेसिटी है कि वो रिक्वाइल और जो भी खुद से वो फैलता है और फिर सिकुड़ता है, ये तो फिजियोलॉजी से हम लोग जानते हैं, तो वो लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से एल्वियोलर वॉल जो है वो कैपिलरी भी डिस्ट्रक्शन होने लगेगा। ये जो एल्वियोलाई है इसका वॉल का डिस्ट्रक्शन होना, अब ये क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो गया तो ईयर या स्पेसेस जो है वो इनलार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आप CO2 ये वेसल से जो एल्वियोलाई में एक्सचेंज होते हैं मेम्ब्रेन से, अब ये जो है वो ईयर यहाँ पे ही ट्रैप हो जाती है। अब इम्पेयर्ड गैस डिफ्यूजन, साथ ही साथ क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है तो सही से डिफ्यूजन नहीं हो पा रही, और यही है एम्फाइसीमा की कंडीशन कि मतलब जो भी एल्वियोलाई का जो वॉल है वो डिस्ट्रक्ट हुआ, जो भी एक्सपायरेशन का जो ईयर है CO2, बेसिकली COPD में आप पढ़ोगे, जब मैं वेंचुरी मास पढ़ाई तो वहाँ पे भी बताई थी कि CO2 इसमें ट्रैप रहता है, जिससे जो एल्वियोलाई है वो बड़ा दिखते हैं। क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन है तो सही से अब इम्पेयर्ड गैस डिफ्यूजन जो होना चाहिए वो भी सही से नहीं हो पाता है, ये एम्फाइसीमा की कंडीशन। तो इस तरह से पैथोफिजियोलॉजी बन रहा है कि कैसे ईयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है या फिर कैसे लंग में जो एल्वियोलाई है वो अफेक्ट हो रहा है, और बेसिकली यही है हमारा COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज की कंडीशन। अब अगर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखें कि ऐसे पेशेंट में देखने को क्या मिलता है, तो कफ रहती है क्योंकि म्यूकस ज़्यादा रिलीज हो रहा है, डिस्निया रहता है, उनको डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में क्योंकि उनका ईयरवे ऑब्स्ट्रक्ट है, वीजिंग साउंड देखने को मिलता है, चेस्ट टाइटनेस रहती है, साथ ही साथ टैकीपीनिया, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्ट है, तो वो चाहेगा कॉम्पनसेटरी के रूप में कि मैं जल्दी जल्दी सांस लूँ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहेगा, देखने को ऐसा मिलेगा। यूज ऑफ एसेसरी मसल रेस्पिरेशन, क्योंकि फोर्सफुली वो सांस लेगा, उसका वो डिफ्यूजन बेसिकली कॉम्प्रोमाइज हुआ है। तो नेक्स्ट आता है फटीग एंड वेट लॉस। फटीग क्यों होगा? क्योंकि ये फोर्सफुली इतना सांस लेने में ही अपनी ऊर्जा को दे रहा है, तो फटीग को फील करेगा। साथ ही साथ ऐसे में वेट लॉस की भी ज़्यादा यहाँ पे ऊर्जा जा रही है, तो वेट लॉस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आता है थोरेसिक डिफॉर्मिटी, जैसे कि बैरल चेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, COPD का साइन ये कॉम्पिटेटिव में पूछता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि एंटेरो पोजिटेरियर, जैसे ये बेसिकली लंग का स्ट्रक्चर है, तो ये इस तरह से है अगर नॉर्मल, तो लंग्स जो है वो इस तरह से कैविटी है चेस्ट का दिखने लगेगा। एंटेरो पोस्टीरियर जो है वो इंक्रीज हो जाती है, इस बेसिकली वहाँ पे ईयर जो एल्वियोलाई ये सब में ट्रैप है। तो ये बैरल चेस्ट को आप ध्यान रखिएगा कि जो एंटेरो पोस्टीरियर जो साइज है इस तरह से इंक्रीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है पिटिंग एडिमा देखने को मिलेगा। पिटिंग एडिमा का बेसिकली बहुत सारे रीजन है, लेकिन ऐसे आप हार्ट का एक्सेसिव ओवरलोड की वजह से भी जो भी एंकल एंड जो फिट है इसमें ये एडिमा, पिटिंग एडिमा ऐसे आप करोगे तो ये टाइम लगता है। सो ये कैसे हो सकता है? ट्रिगर हार्मोनल एंड रीनल एबनॉर्मलिटी, फ्लूइड रिटेंशन की, मतलब ये जो कंडीशन है COPD ये हार्मोनल बहुत सारे रीनल एबनॉर्मलिटी को कॉज करता है, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है वो रिटेन होते हैं, जिसकी वजह से पिटिंग एडिमा भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और एलिवेटेड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि आप देख रहे हो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो हमारे टिश्यू का CO2 तो बॉडी से बाहर नहीं जा रहा है, और O2 भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो अंदर नहीं आ रहा है। तो ये तो नॉर्मल साइन सिम्टम, सब इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन अगर देखें तो मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो कि आप स्मोक करते हो या ऐसा कुछ। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप स्कल्टेट करके या फिर ये जो साउंड जो विजिंग ये सब का है वो सुन सकते हो। आर्टेरियल ब्लड गैसेस नेक्स्ट आपको पता चल जाएगा, जिसमें डिटरमाइन करोगे ऑक्सीजन जो कि डिक्रीज रहेगी पार्शियल प्रेशर, और वही CO2 का इंक्रीज रहेगा। और हाइपोक्सिया की कंडीशन उससे पता चल जाएगी क्योंकि CO2 कम है, तो ये कहाँ से टिश्यू को मिल पाएगा जो O2 है। नेक्स्ट आता है ब्लड टेस्ट करोगे, जिसमें CBC बेसिकली WBC ये सबको देखा जाएगा। स्पूटम एनालिसिस कर सकते हो कि मतलब क्या कंडीशन है, क्यों, अगर ब्रोंकाइटिस है तो हुआ क्यों है, क्यों इन्फ्लामेशन हुई है, तो अगर कोई रीजन है तो वो भी पता चल सके कि क्या कंडीशन है, आखिर ये सारा टेस्ट किया जाता है। चेस्ट एक्सरे CT सब कर सकते हो, ताकि ये जो भी डायग्नोसिस है का जो भी चेस्ट का इस तरह से स्ट्रक्चर हुआ है तो वो सब आपको पता चल जाएगा। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इसमें इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि स्पायरोमेट्री आपको पहले ही बताई। लंग वॉल्यूम में सबको देख सकते हो कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो कितना है, कितना वो इनहेल कर पा रहा है, कितना एक्सहेल कर पा रहा है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये क्या काम करता है कि इट में एरिथमिया कंसिस्ट विथ
हाइपोक्सीमिया। इसमें बेसिकली हार्ट के भी फंक्शन को देखा जाता है। बेसिकली पता करने के लिए सारे टेस्ट परफॉर्म करने के बाद ही एक डायग्नोसिस बनाई जाती है। सो इसमें देखा जाता है कि एरिथमिया की कंडीशन हार्ट में है या फिर कुछ हाइपोक्सीमिया का मतलब क्या है कि ब्लड में अगर O2 कम हो तो ये सब चीज़ें वहाँ पे देखा जाएगा। नेक्स्ट आता है अल्फा एंटीट्रिप्सिन लेवल भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये डिक्रीज है। नॉर्मल कितना होता है 75 से 150 mg/dl है। अगर इससे कम आ रहा है मीन्स कि ये इसके वजह से COPD की कंडीशन हुई है। जो भी एयरवे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हुई, क्योंकि ये लीवर से रिलीज होता है और हमारे जो एयरवे है उसको इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन ये सब से बचाता है। अगर ये कम हो तो ये कंडीशन देखने को मिल सकता है। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बाद आपको मैनेजमेंट का हेडिंग देना है, जिसमें मेडिकल मैनेजमेंट पहला आप लिखोगे। इसमें निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हो। निकोटीन क्या, जैसे कि स्मोकिंग की वजह से इरिटेशन होकर इन्फ्लामेशन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हुई है, तो भी इसमें आपको क्या करना है कि जो सिगरेट लेते हैं अगर उनको डायरेक्ट छोड़ने के लिए आप बोल दोगे तो वो नहीं छोड़ पाएंगे, आपका टाइम व्यर्थ जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि निकोटीन गैस को मतलब थोड़ा थोड़ा दिया जाता है ताकि वो चीज़ों को भूल पाए। तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी यहाँ पे चलता है। नेक्स्ट आता है ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर दोगे जिसमें कि बीटा एगोनिस्ट या फिर एंटीकोलिनर्जिक थियोफाइलिन। ये जो ब्रोंकस जो कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, वो डायलेट होगा तो कंडीशन ठीक रहेगी। नेक्स्ट आता है एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट दे सकते हो, क्योंकि इन्फ्लामेशन की कंडीशन है, ब्रोंकाइटिस आप देख रहे हो तो उसमें फ्लूटिकाजोन एंड ब्यूडिशनाइड दे सकते हो। एंटी इन्फ्लामेटरी ये है, ये काम करता है। म्यूकोलाइटिक दे सकते हो क्योंकि म्यूकस वहाँ पे ट्रैप रहती है, तो फिर म्यूकस पहले भी हम देखे कि इसका एग्जाम्पल है गुआफेनेसिन, जो कि आप दे सकते हो। ये ओरली दिया जाता है। और एक म्यूकोलाइटिक में एन एसिटाइल सिस्टीन भी आता है, जिसे नेबुलाइजर के थ्रू बेसिकली दिया जाता है। तो ये आप मेडिकल मैनेजमेंट में दे सकते हो। फार्माकोलॉजिकल में एंटीबायोटिक दे सकते हो, एमॉक्सिसिलिन, ताकि कोई इन्फेक्शन हो तो वो खत्म हो सके। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जो हो रखी है, अगर इसके वजह से कंडीशन है तो वो आप रिप्लेसमेंट दे सकते हो कि कमी को पूरा कर सकते हो। वैक्सीनेशन जैसे कि फ्लू, न्यूमोनिया वैक्सीन, ये सब जो है इन्फ्लुएंजा का, ये सब आप वैक्सीन से भी इस सबको प्रिवेंट कर सकते हो। ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड चेस्ट फिजियोथेरेपी दे सकते हो, जिससे कि सिक्रेशन जो है वो मोबिलाइज होगी, जो एयरवे में फंस चुका है वो बाहर सिक्रेट आउट हो पाएगा। ह्यूमिडिफायर से जो भी सिक्रेशन जो वहाँ पे है वो थीन होगा, जिससे वो जो भी वहाँ पे सिक्रेशन है वो बाहर एक्सपेल आउट हो पाएगी। ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हो ताकि हाइपोक्सीमिया की जो कंडीशन है वो ठीक हो सके। ऑक्सीजन थेरेपी COPD में सबसे अच्छा होता है वेंचुरी मास्क। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें बेसिकली देखा जाता है कोई भी और जैसे कि पार्शियल रीब्रीदर जिसमें कि CO2 जो आप छोड़े हो अंदर जाने की चांसेस होती है। इसमें COPD में जो CO2 है बेसिकली एयरवे में ट्रैप है, और आप CO2 देखो तो कंडीशन खराब हो जाएगी, फिर CO2 बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहा ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। तो इसमें वेंचुरी मास्क सबसे अच्छा होता है। ये चीज़ को आप मार्क करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नर्सिंग फाउंडेशन में भी मैं आपको बहुत चिल्ला के बताई थी कि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, इसमें करना पड़ता है तो बुलेक्टॉमी आता है। जो एयरवे सैक जो है वो डिस्टेंडेड हो चुका है, मतलब कि जो एल्वियोलाई था उसका जो जो ये डिस्ट्रक्ट हुआ था वो, और साथ ही एयरवे को ट्रैप कर ले रहा था, CO2 को अपने अंदर रख के बड़ा था। अब उसको यहाँ पे रिमूव किया जाता है, काट जाता है, ताकि जो पाथवे है वो सही से बन पाए। सो वही बोल रहा है कि इन्फ्लाम जो एयर सैक है उसे बुल्ला बोलते हैं, तो उसको रिमूव करना है, ये बुलेक्टॉमी की सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। इसमें क्या होगा कि जो भी जैसे कि एम्फाइसीमेटस जो लंग टिश्यू है, जो भी ये डिस्ट्रक्ट हुआ है तो उसको हटा देना, तो ये है लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी। नेक्स्ट आता है लंग ट्रांसप्लांट भी इसमें हेल्पफुल रहता है कि कई बार क्या होता है कि लंग्स क्योंकि क्रोनिक है ना, मतलब पूरा प्रोग्रेस बढ़ते जाता है, कब आप इलाज करो, किसी का लंग पूरा खराब हो जाता है, तो उस कंडीशन में लंग्स का ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। हालांकि ये इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, डोनर को भी ये जिंदा रह पाना मुश्किल हो जाता है, फिर मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये इसकी मतलब कि अगर किसी का बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो तो लंग ट्रांसप्लांट करके भी उसे बचाया जा सकता है, क्योंकि फुल्ली तो रिवर्सिबल है नहीं, फुल्ली तो आप देख रहे हो कि ये रिवर्सिबल है, तो ऐसे इस तरह से उनको कंडीशन मतलब कुछ ठीक किया जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट आपका क्या रोल है? सबसे पहले तो अस्कल्टेट करोगे, पेशेंट ब्रीथ साउंड, रेस्पिरेटरी रेट, रिदम, जो भी हाइपोक्सिया की कंडीशन है सब है आपको असेस करना, आपका पहला काम है। वाइटल साइन मॉनिटर करोगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी रेस्पिरेटरी रेट है वो देखोगे। प्रोवाइड हाई फॉलोअर पोजीशन पेशेंट, ताकि जो लंग है वो एक्सपैंड हो सके अच्छे से, फैसिलिटेट जो भी इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन वो हो सके। इंस्ट्रक्ट सिटिंग, नोट स्वेल्विंग, स्पिटिंग, जो
बेसिकली थूक जो बोलते हैं, स्पीड जो आता है उसको कभी पेशेंट को आपको बताना है, सीओपीडी पेशेंट जो होते हैं उनको ये स्वेलो नहीं करना है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड है, वो अंदर भी फिर जीआई को भी इन्फेक्ट करेगा। तो उनको बोलना है कि कभी भी इसमें सिक्रेशन आएगा, उनको बार बार बलगम आएगी तो उन्हें बाहर फेंकना है। नेक्स्ट आता है टीच द ब्रीदिंग एक्सरसाइज कफिंग इफेक्टिवली। ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में जो नर्सिंग फाउंडेशन में आपको पढ़ा के आई हूँ, जो भी हुप करके जो लिप से सब करके वहाँ पे सारा मैं आपको दिखाई थी, सो वो सब आप बता सकते हो, ताकि जो कफिंग है जो भी वहाँ पे फंसा हुआ है वो मटेरियल बाहर जा सके। एडमिनिस्टर अगर कोई, ये तो नॉर्मल है, सब में लिखना होता है कि मेडिकेशन है जो कि प्रेस्क्राइब करता है डॉक्टर, आपको एडमिनिस्टर कर देना है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन थेरेपी, अगर ऑर्डर है तो वो भी एडमिनिस्टर आपको करना है। इनकरेज पेशेंट अवॉइड स्मोकिंग, सबसे बड़ी बात है, स्मोकिंग की वजह से बहुत ज़्यादा सीओपीडी की कंडीशन देखने को मिलती है, तो उनको बोलना है कि वो ना उसे ले, इनकरेज करना है कि उसे अवॉइड करे। नेक्स्ट आता है इनकरेज पेशेंट टेक वेल बैलेंस डाइट। वेल बैलेंस डाइट में भी प्रोटीन डाइट, क्योंकि यहाँ पे जो भी टिश्यू है वो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, तो प्रोटीन डाइट से टिश्यू जो है वो बनेगी। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जो कि सब में आप लिखते हो, ताकि उनकी उस टाइम पे वो इमोशनली वीक हो जाते हैं तो उनसे उनको राहत मिलेगा। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन अगर देखें तो मतलब अगर ऐसा तो ये है ही इरिवर्सिबल, प्रोग्रेस बढ़ते जाता है, लेकिन फिर भी अगर बहुत से बहुत कॉम्प्लिकेशन देखें तो क्या क्या हो सकता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, कुछ देर के लिए लंग्स का पूरा काम ही बंद हो जाएगा, डेथ तक की भी कंडीशन जा सकती है। हाइपोक्सीमिया, बेसिकली इसमें O2 की कमी ही हो रही है, ये चाहे वो ब्लड हो टिश्यू हो, दोनों में, सो ब्लड में कमी होना। निमोथोरेक्स, ये बेसिकली ना निमोथोरेक्स या फिर और भी हीमोथोरेक्स जैसी कंडीशन कहीं पे देखने को आपको मिलेगा। तो हमेशा आप याद रखना कि अगर ईयर फिल हो रहा है थोरेक्स, और अगर ब्लड फिल हो रहा है तो उसे हीमोथोरेक्स बोलते हैं। तो ये कंडीशन हो सकती है। एटलेक्टेसिस की कंडीशन भी हो सकता है। ये कंडीशन क्या है, लंग्स पार्ट कुछ मतलब कि जो भी कुछ लोब का या फिर कुछ पार्ट का कोलैप होना है, पूरी तरह से लंग्स का कोलैप्स हो जाना, तो यह है एटलेक्टेसिस की कंडीशन। इस कंडीशन में हो सकती है। निमोनिया का भी कंडीशन हो सकता है। क्या है निमोनिया, आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें नर्सिंग केयर प्लान बनाना इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली मैं आपको इसका पैथो बता ही देती हूँ। एटलेक्टेसिस की कंडीशन क्यों हो रही है, देख रहे हो आपके टिश्यू जो है वो डैमेज होते जा रहा है, चाहे वो एल्वियोलाई का सैक हो या फिर कुछ भी। तो अगर सर्फेक्टेंट, ये हाइलीनेस सब पूरी तरह से अगर वो सर्फेक्टेंट पे डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो वो लंग्स फिर कोलैप्स हो जाएगी, क्योंकि सर्फेक्टेंट की वजह से ये फूला रहता है। निमोनिया कंडीशन क्या है कि पैरेन्काइमल टिश्यू में इन्फ्लामेशन होना। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये टिश्यू डैमेज ही तो इस कंडीशन में हो रही है, जो भी एल्वियोलाई डैमेज ही तो हो रहा है, तो वो कंडीशन निमोनिया भी कॉज कर सकती है। इतना लिखने के बाद, क्योंकि ये 15 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप एक नर्सिंग केयर प्लान इसमें लिखना इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें करोगे क्या, आप 5 डायग्नोसिस लिखना रहता है। यूनिट 3 से ही बता रही हूँ मैं, 5 डायग्नोसिस, जिसमें कि बेसिकली 3 का आप केयर प्लान बना सकते हो। उसमें क्या होगा कि सब चीज़ें तो बनाना आसान होती है, जैसे कि आप वो जब बनाते हो लाइनिंग खींच के, तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि पेशेंट का अगर नाम दिया हो तो आपको असेसमेंट लिखना होगा, और जो भी इम्प्लीमेंट आप किए, और साथ ही साथ इवैल्यूएशन। जिनको ये चीज़ें बेसिकली आप नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ के आए हो तो ये आपको पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता है मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करूँगी जिससे आपको पता हो जाएगा। डायग्नोसिस लिखना ही सबसे ज़्यादा मतलब ये लगता है कि कैसे लिखे, इसलिए मैं हर एक डिजीज कंडीशन में कोशिश करूँगी कि आपको 2 डायग्नोसिस दे दूँ, ताकि आप नोट्स भी परचेज करो, तो जब आप पढ़ो तो आपको 2 डायग्नोसिस सबका पता हो, क्योंकि ये 15 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है यूनिवर्सिटी में। आप PYQ में भी जाके वहाँ पे देख सकते हो, जो कि व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा। तो इसमें आप नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनाओगे, और उसी से फिर केयर प्लान जो भी बनाना होता है। तो एक बात और ध्यान रखना, मैं आपको आगे बताऊंगी कि जब पेशेंट का नाम, अब कई यूनिवर्सिटी में ऐसा हुआ है, PYQ में आप देखना कि पेशेंट के नाम के साथ आया है कि मिस्टर रामलाल को ये कंडीशन हुई थी, जो कि COPD के साथ वो आए, तब आपको उनका जो भी आप असेसमेंट किए वो क्या बोले, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा सब लिखना होता है, और साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन सब लिखना होता है। लेकिन अगर पेशेंट का नाम नहीं दिया हुआ है, COPD दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप असेसमेंट का छोटा लाइन ये कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, और डायग्नोसिस जो भी गोल है, प्लानिंग है, रेशनल है, वही सबको लिखना होता है। ये चीज़ों को हम लोग और अच्छे से मैं आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगी हालांकि। सो मेन जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस 2 मैं हर एक डिजीज कंडीशन में शामिल कर दूंगी। सो इसमें क्या बनेगा, प्रायोरिटी वाइज बनाना होता है,
और 3 आप नॉर्मल से लिख दोगे, पेन वाला या फिर नॉलेज डिफिशिएट वाला, स्लीप डिस्टर्बेंस होता है हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से, तो वो आपको याद रह जाएगी जब एक पूरा केयर प्लान को लेकर ही वीडियो बनाऊंगी। तो सो ये क्या है केयर प्लान, इसमें डायग्नोसिस, नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू, देख रहे हो कि यहाँ पे सही से उसका एयरवे क्लियरेंस नहीं, बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, म्यूकस वहीं पे ट्रैप हो चुका है। सो क्या बोल रहा है कि इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्टेड एयरवे, क्या क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, या फिर लिख सकते हो कि बहुत ज़्यादा म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए जो भी सीलिया है म्यूकस सीलिया है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है। तो इस तरह से एक बन जाएगा। एज एविडेंस भाई तभी लिखना होता है जब पेशेंट का नाम दिया हो, और अभी तक मैं सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में देखी हूँ जो कि पेशेंट के नाम के साथ आया। अगर पेशेंट का नाम नहीं हो तो एज एविडेंस भाई आप छोड़ सकते हो। सेकेंड आता है नर्सिंग डायग्नोसिस में बना सकते हो एक कि इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न है, क्यों, कैसे, क्या रिलेशन है इसका, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड कफिंग इस कंडीशन में हो रही है जिसकी वजह से वो ब्रीथ सही से नहीं ले पा रहा है। तो ये सब में रहेगी, आप जब पढ़ोगे एग्जाम टाइम में तो ताकि आप ये देख लो और वहाँ बना पाओ जल्दी से। नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो मैं कोशिश करूँ कि आपके लिए बनाते जाऊँ। सो बस इतना ही था। सीओपीडी क्या है, बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है एयरवे में, जो भी लंग्स की जो एल्वियोलाई है उसके वॉल में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, वो डिस्ट्रक्ट हो रहा है, जिसके वजह से उसमें CO2 जो है वो ट्रैप, या फिर जो भी गैसेस है वो ट्रैप होकर वो बड़ा हो जा रहा है। तो ये सीओपीडी में करना क्या था, इंट्रोडक्शन लिखना है, एक डायग्राम भी बनाना होगा, डेफिनेशन, और वही जो सारे सीक्वेंस है, कॉजेज, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक, मैनेजमेंट, जो भी नर्सिंग, ये सब केयर प्लान आपको बना देना है। 15 मार्क्स के लिए इतना इनफ रहेगा। नेक्स्ट अगर देखें तो प्लूरल इफ्यूजन देखना है और एक इम्पाइमा देखना है। सो प्लूरल इफ्यूजन क्या है, ये आप ध्यान रख करो, मतलब एनाटॉमी में आप जब पढ़े हो उसको याद करो। ये हमारा लंग्स है, ऊपर से इसको लंग्स को ढकने वाली लेयर को हम लोग प्लूरा बोलते हैं। तो एक होता है जो लंग्स से बेसिकली पूरी तरह से जो चिपका हुआ है उसको विसरल बोलते हैं, और ऊपर से जो होता है उसे पैराइटल प्लूरा बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में कैविटी होती है, कुछ मतलब 10 से 20 ml नॉर्मली प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है प्लूरल कैविटी में। लेकिन इस कैविटी में बहुत ज़्यादा अगर फ्लूइड या फिर कोई अदर चीज़ें फिल्ड हो जाए तो वो कंडीशन क्या है, प्लूरल इफ्यूजन। सो क्या बोलता है कि एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द स्पेस बिटवीन पैराइटल एंड प्लूरल प्लूरा इज नोन एज प्लूरल इफ्यूजन। ये दोनों के बीच में जो प्लूरल कैविटी है उसमें फ्लूइड का एक्युमुलेशन ही प्लूरल इफ्यूजन कहलाता है। टाइप्स अगर देखें तो ये मतलब किस तरह का उसमें फ्लूइड है उसके बेसिस पे इसका टाइप है। तो एक है ट्रांजिडेटिव प्लूरल इफ्यूजन, जिसमें कि सिर्फ नॉर्मल फ्लूइड होगा, लीकेज रहेगी। और एक होता है एक्जुडेटिव, जिसमें प्रोटीन सब होगा। सो देख लेते हैं, यह ट्रांजिडेटिव जो है वो इट इज अकर फ्रॉम लिक्विड लीकेज अक्रॉस द नॉर्मल प्लूरा में लिक्विड का लीकेज होना, जो कि यहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन की कंडीशन नहीं हुई, जिसकी वजह से कोई भी प्रोटीन या फिर सेल्स इस कैविटी में नहीं आए रहेंगे। तो यह ट्रांजिडेटिव जो कि ट्रांसपेरेंट टाइप का प्लूरल इफ्यूजन, एकदम फ्लूइड है, क्लियर, जो कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर सबकी वजह से हो सकता है, आगे मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट आता है एक्जुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। ये क्या है कि अगर फ्रॉम एक्स्ट्रा लिक्विड, मतलब लिक्विड में प्रोटीन भी है, ब्लड भी है, इन्फ्लामेटरी सेल्स आ चुके हैं, तो ये एक्जुडेट उस कंडीशन को बोलते हैं। पहले भी इस वर्ड को हम लोग डिस्कस किए थे। इट अकर इन एन एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन। ये कहाँ पे होता है, बेसिकली इन्फ्लाम्ड कंडीशन में अगर इन्फ्लामेशन हुई है तो उस टाइम पे जो प्लूरल कैविटी में फ्लूइड रहेगा वो एक्जुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन बोला जाएगा। अगर ईटियोलॉजी देखें कि प्लूरल इफ्यूजन किसके वजह से हो सकता है, तो ये डिजीज कंडीशन जो है उसका कॉम्प्लिकेशन में आता है। लाइक अभी मैं सीओपीडी का आपको कॉम्प्लिकेशन बताई ना कि सीओपीडी की वजह से निमोनिया हो सकता है, तो उसी तरह से बहुत सारे डिजीज, ये सब डिजीज जो है उसका कॉम्प्लिकेशन कि अगर उसे ठीक ना किया जाए तो वो प्लूरल कैविटी में फ्लूइड जाके फिल्ड हो जाएगा, जो कि प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन है। सो फर्स्ट आता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें बेसिकली हार्ट पे प्रेशर बढ़ता है, तो बेसिकली सारी चीज़ें रिलेटेड, जैसे कि हार्ट, यहाँ पे कंजस्टिव हार्ट फेलियर हम लोग पढ़ेंगे कार्डियोला में कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो जो भी यहाँ पे लंग्स में जो आते हैं आर्टरी या फिर जो भी वेसल्स हैं उसमें भी प्रेशर ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से ये यहाँ से फ्लूइड निकल के फिर प्लूरल जो कैविटी है उसमें चला जाता है। सिरोसिस में भी वही कि पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, जिससे फ्लूइड प्लूरल कैविटी में जा सकता है। पल्मोनरी इम्बोलाई हम लोग
इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। बेसिकली जो पल्मोनरी आर्टरी जो जा रहा है उसमें कोई भी थ्रोम्बस हो गया तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है, फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि ये बेसिकली आगे फ्लूइड जो भी ब्लड है वो जा नहीं पाती, तो इसके वजह से भी, प्रेशर के वजह से जो भी प्लूरल कैविटी है उसमें फ्लूइड फील हो सकता है। नेक्स्ट आता है पल्मोनरी इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, निमोनिया हो गया। तो इस सब में होता क्या है बेसिकली कि हमारे जो टिश्यू है उसमें इन्फेक्शन होती है, वो इन्फ्लाम हो जाते हैं, जो भी मेडिएटर, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर जो रिलीज होते हैं। तो उस कंडीशन में जो बनेगा, जो प्लूरल इफ्यूजन होगा वो एक्जुडेटिव होगा, ये इन्फ्लाम्ड कंडीशन है। यूरेमिया या फिर नेफ्रोसिस की मतलब किडनी फेलियर की कंडीशन में यूरेमिया देखने को मिलता है। तो ये किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है, वो जो फ्लूइड फिल्टर होना चाहिए था वो अगर नहीं हुआ तो वो प्रेशर ज़्यादा रहेगी, और फिर वो क्योंकि लंग्स के पास जाता है वो गैस एक्सचेंज करने के लिए, तो क्योंकि ये प्रेशर ज़्यादा है तो प्लूरल कैविटी में फ्लूइड जा सकता है। क्रोनिक कोई स्मोक करता है तो इसके वजह से इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन होती है, और जब जो भी वेसल्स है उसमें भी अगर इंजरी हो गई तो वो फ्लूइड आराम से जा सकता है प्लूरल कैविटी में। नियोप्लेजिया, लंग कैंसर हो तो उस कंडीशन में सीधा वो जो प्लूरल जो पैराइटल लेयर है उसको सीधा इन्वाइड कर देगा, जिसके वजह से फ्लूइड उसमें एक्यूमुलेशन हो जाएगी। सो ये सब है इटियोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, इटियोलॉजी के बाद। तो पैथोफिजियोलॉजी देखें तो ये पैथोफिजियोलॉजी में कैसे किसी कारण की वजह से डिजीज कंडीशन हुई या फिर डिजीज कंडीशन की वजह से कैसे सिम्टम आ जाता है, यही सब हम लोग देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। तो क्या है कि प्लूरल फ्लूइड जो है वो सिक्रेटेड बाय पैराइटल लेयर, द प्लूरा रीअब्जॉर्बेड बाय लिम्फैटिक। नॉर्मली ऐसे इसमें प्लूरल फ्लूइड रहते हैं, बट ये पैराइटल लेयर से सिक्रेट होता है, जो कि लिम्फैटिक के थ्रू ये एब्जॉर्ब भी हो जाता है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन ना हो, बहुत ज़्यादा एक्सेस आ गया, तो वो भी जो लिम्फैटिक है वो रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से प्लूरल कैविटी में ज़्यादा हो जाता है। सो क्या बोलता है पैथोफिजियोलॉजी में कि प्लूरल फ्लूइड पैराइटल जो लेयर है लंग्स को जो ढक के रखा है उसे सिक्रेट होता है, बट ये रीअब्जॉर्ब भी हो जाता है लिम्फैटिक के थ्रू। नॉर्मली कितना होता है 10 से 20 ml उसमें नॉर्मली फ्लूइड देखने को मिलता है, वो नॉर्मल कंडीशन है। बट ये कैसे एक्जुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है और कैसे ट्रांसजुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है वो देखते हैं। सो क्या बोल रहा है एक्जुडेटिव में कि कंडीशन जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन हो, ट्रॉमा हो या फिर मैलिग्नेंसी हमारे लंग्स में हो रहा है, तो इसके वजह से प्लूरा डैमेज होने की चांस है। जो लंग्स को कवर करके रखा है वो उसमें भी इन्फ्लामेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, तो वो डैमेज हुआ तो एक्यूमुलेशन ऑफ हाई प्रोटीन फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी। अब ये क्योंकि जो रोक के रखा था, जो भी लेयर रोक के रखा था, अब इसमें ये डैमेज हो चुका है, तो जो भी एक्यूमुलेशन, तो ये चाहे वो ये सेल्स का ही आना या फिर प्रोटीन जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आ जाएगी, और यही है एक्जुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन। अगर वही ट्रांसजुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन देखें तो कंडीशन जैसे कि किडनी फेलियर हो गया या फिर क्रोनिक कंजस्टिव हार्ट फेलियर या फिर लिवर फेलियर, तो इसके वजह से प्रेशर ज़्यादा होता है। सो क्या बोल रहे हैं, इम्बैलेंस इन हाइड्रोस्टैटिक और ऑन्कोटिक प्रेशर, इनमें इतना ज़्यादा है कि मतलब अब फ्लूइड ज़्यादा है या फिर ब्लड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा लगाएगा यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जैसे देखिए ये इसमें वेसल्स में ये यहाँ पे हमारा ब्लड या फिर फ्लूइड ऐसे है, तो इसके वजह से जो प्रेशर लगता है उसे हाइड्रोस्टैटिक बोलते हैं, जो कि फ्लूइड को बाहर फेंकता है। अब ये जो प्रोटीन है, वो जो इसमें प्रोटीन होते हैं वो ऑन्कोटिक प्रेशर से लेके बॉडी में आता है। तो अगर ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर है या फिर लिवर फेलियर है तो उसमें ज़्यादा फ्लूइड है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा लगा रहा है, प्रोटीन उतना नहीं है जितना कि ये फ्लूइड है, तो इस वजह से प्रेशर ज़्यादा होने से वो जा सकता है प्लूरल कैविटी में। या फिर अगर ये लिवर फेलियर, लिवर से ही प्रोटीन एल्बुमिन सब बन रहा है, अगर वो जैसे कि नॉर्मली भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से फ्लूइड तो बाहर आता है, अब ये प्रोटीन इसको अंदर न ले जाए तो वो कंडीशन फिर प्लूरल मतलब लंग्स में हो रही है तो प्लूरल कैविटी में जा सकती है। सो वही बोलता है कि इम्बैलेंस हो गया, अगर चाहे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाए या फिर ऑन्कोटिक बहुत कम हो जाए, तो ये कंडीशन लीड कर सकता है। क्या होगा कि एक्सेसिव प्रोडक्शन, रिड्यूस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ प्लूरल फ्लूइड, ये सारे प्लूरल कैविटी में चल जाएंगे, लेकिन जो लिम्फैटिक है वो रीअब्जॉर्ब उतना नहीं करेगा, क्योंकि जितनी उसकी कैपेसिटी उतनी ही कर पाएगा ना। नेक्स्ट, तो इसके वजह से क्या होगा कि एक्यूमुलेशन ऑफ लो प्रोटीन। अब इसमें कोई भी प्रोटीन का ऐसा है नहीं, जैसे इसमें इन्फेक्शन की वजह से सेल्स के जो प्रोटीन है वो चला जा रहा था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। लो सेल काउंट फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी, कोई भी सेल ये सब नहीं गया है, क्योंकि ये इन्फेक्शन या फिर मैलिग्नेशन सब की कंडीशन हो तो होगा, इसमें तो सिर्फ फ्लूइड आता है। और वो जो फ्लूइड प्लूरल कैविटी में गया उसी को हम लोग ट्रांसजुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। तो ये था हमारा पैथोफिजियोलॉजी।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं तो अगर प्लूरल इफ्यूजन में 250 ml से अगर कम हो तो वो बेसिकली तो दिखता भी नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। बट अगर 250 ml से ज़्यादा उस कैविटी में फ्लूइड फिल्ड हो जाए तो ये दिखा सकता है कंडीशन, लंग बेसिकली कंप्रेस होगा क्योंकि जो कैविटी है वो फूल जाएगा, जितना फ्लूइड होगा उस यहाँ पे सपोज डेट की लंग्स है तो इसको ये कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से क्या क्या देखने को मिल सकता है, डिस्निया और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगा, बेसिकली सांस लेने में तकलीफ होगी। साथ ही साथ वो क्योंकि लंग कंप्रेस हो चुका है तो कहीं ना कहीं जो एयरवे बेसिकली एयर जो एक्सचेंज हो रहा है वो भी नहीं हो पाएगी, तो हमारा जो भी लंग्स है वो जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करेगा, जो भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। नेक्स्ट आता है टैकीपेनिया, इसमें रेस्पिरेटरी रेट भी ज़्यादा होगा, जल्दी जल्दी वो सांस लेने की कोशिश करेगा ताकि कैसे भी ऑक्सीजन दे सके। सैलो रेस्पिरेशन, मतलब इसमें रेस्पिरेशन की कंडीशन सैलो रहेगी, वो उतना भी सांस मतलब जितना लेता था पहले उतना वो हवा नहीं ले पाएगा। कुछ अदर चीज़ें भी, अदर सिम्टम भी देखने को मिलेगी लाइक अ प्लूराइटिक पेन, क्योंकि इसमें देख रहे हो कि प्लूरल जो है लेयर जो है कवर जो है वो अफेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे एक कॉमन जहाँ पे कंडीशन हुई है उस जगह पे पेन देखने को मिलता है कि मतलब प्लूरल जो लेयर है वो अफेक्ट हुई है तो प्लूराइटिक पेन देखने को मिलता है। कफ देखने को मिलेगा इस कंडीशन में, बल्जिंग ऑफ इंटरकोस्टल स्पेस, क्योंकि जो भी इंटरकोस्टल स्पेस है लाइक ऐसे यहाँ पे रहता है तो ये फ्लूइड ज़्यादा है तो ये बाहर की ओर बल्ज उठा हुआ दिखेगा। डलनेस और परक्यूशन ओवर एरिया ऑफ फ्लूइड, जब भी फ्लूइड फिल्ड रहता है तो आप परकशन जब करते हो तो उस कैसा साउंड सुनाई देता है, डलनेस। तो यहाँ पे फ्लूइड क्योंकि फिल्ड है तो आप ये परक्यूशन करोगे तो आपको डलनेस साउंड सुनाई देगी। सो इतने थे साइंस सिम्टम। अब अगर देखें कि फाइनली आप कैसे मतलब बता पाओगे कि प्लूरल इफ्यूजन ही हुई है, ये तो आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इसके लिए कुछ सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री आप पूछोगे कि क्या कंडीशन पहले से हार्ट की प्रॉब्लम, कंजस्टिव हार्ट फेलियर या फिर लिवर सिरोसिस की कंडीशन थी क्या। फिजिकली एग्जामिनेशन करोगे लाइक अ परकेशन करोगे तो आपको डलनेस साउंड ये सब सुनाई देगी, तो ये नॉर्मल सब में लिखना है। चेस्ट एक्सरे करोगे जिसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन देखने को मिलेगा। अल्ट्रासाउंड कर सकते हो जिसमें कि फिजिशियन कैन बी गेट सैंपल फॉर एनालिसिस, मतलब कि अल्ट्रासाउंड से लोकेट हो जाएगा कि कहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट है। इसके बाद सैंपल निकाल के एनालिसिस करना होता है कि अगर हुई भी है तो इन्फेक्शन की वजह से हुई है, फिर नॉर्मल फ्लूइड है, वो सैंपल फिर इसी से लिया जाता है। सो वही लिखा हुआ है। थोरासिंथेसिस, इसमें क्या होगा कि टू स्टडी द प्लूरल फ्लूइड डिटरमाइन कॉज प्लूरल इफ्यूजन, मतलब कि थोरासिंथेसिस करके और वहाँ पे नीडल डाल के और निकालना और प्लूरल इफ्यूजन का चेक करना। मतलब अल्ट्रासाउंड से आप लोकेशन पता किया, आप जो फ्लूइड निकालना है वो थोरासिंथेसिस से निकालोगे। नेक्स्ट आता है थोरासिंथेसिस है बेसिकली। नेक्स्ट आता है किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें कि यहाँ पे देख रहे हो ना कि किडनी का भी प्रॉब्लम है, फिर लीवर का प्रॉब्लम है, तो वो जैसे जैसे मतलब ये पूरा डिटरमाइन करने के लिए किस में प्रॉब्लम है वो देखा जाए कि फंक्शन किडनी का सही है कि नहीं है। उसके वजह से तो कहीं वो सही से फिल्टर नहीं कर पा रहा है, इसके वजह से प्रेशर ज़्यादा बढ़ा तो प्लूरल कैविटी में फ्लूइड ज़्यादा आ गया, तो ये आप डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन इतने सारे से पता चल पाएगा। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बाद अब हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट। तो सबसे पहला आता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में आप नाइट्रेट एंड डायूरेटिक दे सकते हो। ये क्या काम करेगा, ये जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर या फिर पल्मोनरी एडिमा के वजह से मतलब ज़्यादा फ्लूइड होने की वजह से प्लूरल कैविटी में जा रहा था, तो अगर ये हम लोग देंगे तो फ्लूइड बाहर निकलेगा तो वो कंडीशन ठीक होगी। नेक्स्ट आता है एंटीकोआगुलेंट दे सकते हो कि अगर जैसे कि देखे थे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में एक कंडीशन हो रहा था तो एंटीकोआगुलेंट देंगे, कोआगुलेशन जो हुई थी वो खत्म होगा, तो भी ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। एंटीबायोटिक, ताकि कोई इन्फेक्शन की वजह से अगर एक कंडीशन हुआ है न्यूमोनिया ट्यूबरकुलोसिस जो भी था तो वो कंडीशन ठीक हो। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज आप इसमें इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो जो भी जहाँ पे आप अल्ट्रासाउंड यूएसजी से पता किए हो वहाँ से ट्यूब डाल के वो फ्लूइड को ड्रेनेज कर लेना है। ये चीज़ें चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज क्या है बहुत डिटेल में हम लोग नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़े थे। सर्जिकल मैनेजमेंट इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो इसमें एक है थोरासिंथेसिस कर सकते हो, जो कि बेसिकली किया क्यों जाता है, रिमूवल ऑफ फ्लूइड एंड कलेक्ट अ स्पेसिमेन, मतलब कि इसमें जो फ्लूइड है उसको रिमूव करने के लिए, साथ ही साथ आपको एनालिसिस भी करना है, तो यहीं से जो थोरेसिक वाल है उससे ही नीडल डालोगे और वो स्पेसिमेन कलेक्ट करोगे। तो ये था हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें मतलब कि आप सर्जरी कट लगाए हो तो ये थोरासिंथेसिस आप यहाँ पे लिख सकते हो। नर्सिंग मैनेजमेंट हम लोग देखें तो मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस ऑफ
पेशेंट, इसमें रेस्पिरेटरी से प्रॉब्लम है तो रेस्पिरेटरी देखोगे, वाइटल साइन चेक करोगे, अस्कल्टेड लंग एबनॉर्मेलिटी, जो भी एबनॉर्मलिटी है आपको स्टेथोस्कोप से पता चलेगी। असेस पेशेंट सिमेट्री ऑफ चेस्ट मूवमेंट, लाइक जैसे देखे थे कि इंटरकोस्टल स्पेस में बल्जिंग था, तो उसके लिए भी आप असेस कर सकते हो, उस लंग की जो चेस्ट की है सिमेट्री वो देख सकते हो। एडमिनिस्टर मेडिकेशन जो भी डॉक्टर दे रहेंगे ये नॉर्मल है। पोजीशन पेशेंट कंफर्ट, ताकि वो इजी रेस्पिरेट मतलब उसका जो रेस्पिरेशन वो हो सके। फिटनेस का काम क्या होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, साथ ही साथ ये एडवाइज पेशेंट टू टेक बैलेंस डाइट, बेसिकली इसमें भी प्रोटीन रिच डाइट, जैसे कि हम लोग के जो ट्विटर थे, हम लोग का हुआ था ये सेमिनार हुआ था, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता था कि बैलेंस डाइट पे किस डाइट पे तो ध्यान दोगी, तो इसमें प्रोटीन रिच डाइट, ताकि जो इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन ये सब की कंडीशन है वो हील हो पाए। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रक्ट पेशेंट ऑफ स्लीप एंड रेस्ट प्रॉपर। अच्छा, इसमें प्रोटीन डाइट से एक और भी है कि जैसे कि एडिमा की कंडीशन है तो वो भी, जैसे कि एल्बुमिन की कमी है तो वो ठीक होगा, तो उसके लिए भी आप दे सकते हो। ये है कि स्लीप रेस्ट प्रॉपर, ताकि उनकी कंडीशन ठीक हो। प्रिपेयर पेशेंट फॉर थोरासिंथेसिस, अगर थोरासिंथेसिस रिक्वायर्ड है तो उसे जो भी इक्विपमेंट है ये सब आप तैयार करके रखोगे। अच्छा, इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है कि अगर आप बेसिकली डायरेक्ट लीड नहीं करेगा, आपने थोरासिंथेसिस किया तो उस कंडीशन में हो सकता है कि प्लेउरल कैविटी में एयर चल जाए या फिर कहीं पे ब्लीडिंग हो जाए, तो ये जो भी ब्लड है वो आ जाए प्लेउरल कैविटी में, या फिर इम्पाइमा, बेसिकली इम्पाइमा होगा। तो अगर बहुत ज़्यादा अगर कंडीशन ख़राब हो तो वो पस का भी वहाँ पे एक्युमुलेशन हो सकता है। तो आपने इस कंडीशन को ठीक नहीं किया या फिर थोरासिंथेसिस सही से नहीं किया तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन ही लीड कर सकता है। प्लूरल इफ्यूजन के बाद हम लोग देखते हैं इम्पाइमा। सो इम्पाइमा क्या है, अगर पस का कलेक्शन हो जाए हमारे प्लूरल कैविटी में तो उसको हम लोग इम्पाइमा बोलते हैं। इम्फाइशिमा अलग था, इम्पाइमा अलग है। ये अगर एग्जाम में आए तो कंफ्यूज आप मत होना। प्लूरल इफ्यूजन में फ्लूइड एक्युमुलेशन हो रहा था प्लूरल कैविटी में, लेकिन ये इम्पाइमा जो है उसमें पस का अगर कलेक्शन है प्लूरल कैविटी में तो उसे इम्पाइमा बोलते हैं। आल्सो इसको पायोथॉरिक्स भी, मतलब पस अगर है प्लूरल कैविटी में तो इसे पायोथॉरिक्स भी बोलते हैं। पुरुलेंट प्लूराइटिस भी बोलते हैं। सुपुरेटिव, जिसमें पस से इसका रिलेशन होता है, तो ये सारी कंडीशन ये बोल सकते हैं हम लोग। तो अगर ये नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, इम्पाइमा ही आपको लिखना है। नाम अलग हो तो वो चांसेस होते हैं कि एग्जाम में आ जाए, तो ये आप ध्यान रखना। एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर हम लोग देखते हैं कि क्या कारण है कि इम्पाइमा हो सकता है। तो लंग इन्फेक्शन, जैसे कि बैक्टीरियल न्यूमोनिया हो गया या फिर लंग एब्सेस हो गया। लंग एब्सेस का मतलब क्या है कि जो लंग का कैविटी है उसमें बेसिकली कैविटी बनेगा लंग में और उसमें पस का फिल्ड हो जाना, तो ये है लंग एब्सेस की कंडीशन। तो ये सारी न्यूमोनिया कंडीशन है, ये इसकी वजह से वहाँ पे पस का फॉर्मेशन हो सकता है प्लूरल कैविटी में। डायरेक्ट एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन, सबडायफ्रामेटिक एब्सेस और लिवर एब्सेस, क्योंकि हमें पता है कि इस नीचे ये डायफ्राम है, लिवर है, ऊपर ये लंग है, तो ये कंडीशन भी ऊपर जा सकता है, जिसकी वजह से जो भी हमारा प्लूरल कैविटी है उस पर पस में इससे चला जा सकता है। चेस्ट ट्रॉमा में भी ये कंडीशन हो सकती है। बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी पढ़ोगे तो और समझ में आ जाएगी। इट्रोजेनिक फैक्टर, मतलब हॉस्पिटल रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो कि मतलब अच्छे से आपने हाइजीन मेंटेन नहीं किया, सेप्टिक टेक्निक मेंटेन नहीं किया, जैसे कि थोरेसिक सर्जरी या फिर थोरेसेंटेसिस जो है, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट आता है पेनिट्रेटिंग चेस्ट ट्रॉमा। चेस्ट ट्रॉमा एकदम पेनिट्रेट हो चुका है तो उसमें भी ये पस का एक्युमुलेशन प्लूरल कैविटी में होने की चांसेस रहती है। देखो पैथोफिजियोलॉजी फिर आपको समझ में आएगा कि किसी भी तरह का इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हुआ, जैसे कि निमोनिया में भी मतलब ऐसा मानो या फिर कोई भी इन्फेक्शन बैक्टीरियल गया तो वो क्या करता है, वहाँ पे जो भी इम्यून सेल का प्रोसेस चलता है, इन्फ्लामेटरी मेडिएटर रिलीज होते हैं जिसकी वजह से सेल में इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो क्या होगा कि रिलीज ऑफ मतलब इन्फ्लामेटरी प्रोसेस कैसे हुआ, जो आपको बताइए कि इन्फ्लामेटरी मेडिएटर की वजह से, तो ये इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरी, क्योंकि कैपिलरी भी डैमेज होते हैं तो ये परमिएबिलिटी इनका इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से अट्रैक्ट ल्यूकोसाइट, मतलब कि अब ये जो ब्लड में ल्यूकोसाइट थे वो बाहर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे मेडिएटर की वजह से ये हो चुका है इन्फेक्शन में, तो ल्यूकोसाइट आएगा ही डब्ल्यूबीसी बेसिकली। तो ये क्या होगा, स्कैप एल्बुमिन अदर प्रोटीन फ्रॉम कैपिलरी, इसका ये परमिएबिलिटी इंक्रीज हुआ है तो यहाँ से प्रोटीन एंड एल्बुमिन भी बाहर स्कैप कर जाएंगे कैपिलरी से। इंक्रीज फ्लूइड प्रोडक्शन इन
प्लूरल कैविटी। अब क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आपकी सारे वेसल से चीज़ें बाहर आ रही है, तो प्लूरल कैविटी को जो लंग्स से प्लूरा से वो प्लूरल कैविटी में चला जाएगा। एज डिजीज प्रोग्रेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन कोलोनाइज द फ्लूइड। तो ये फ्लूइड का तो भरना ये प्लूरल इफ्यूजन है, बट अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी उसमें, जैसे ये कोई भी ट्रॉमा ऐसा की कंडीशन हुई किसी वजह से, मतलब फ्लूइड चला गया प्लूरल कैविटी में, बट अगर वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाकर ग्रोथ कर ले, प्रोग्रेस कर ले, तो वो पस बना देंगे और वही है इम्पाइमा की कंडीशन। अब आप देखोगे पैथोफिजियोलॉजी प्लूरल इफ्यूजन का, तो कहीं ना कहीं वो कुछ वर्ड अलग है, बट मेन कॉन्सेप्ट वही है कि प्लूरल कैविटी में वो चीज़ें गई, बट वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाके ग्रोथ कर ले, तो पस का बेशक फॉर्मेशन होगा, और पस जब बन गया तो वो इम्पाइमा की कंडीशन बोली जाएगी। कॉम्प्लिकेशन में भी मैं आपको यहाँ पे बताई हूँ कि अगर उसे ट्रीट ना किया जाए तो ये कॉम्प्लिकेशन इम्पाइमा, यहाँ पे एज नहीं है इसे आप हटाना, इम्पाइमा की कंडीशन कॉज कर सकता है। सो ये आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि दोनों चीज़ों को आप रिलेट रख सको और एग्जाम में आए तो लिख सको, क्योंकि आप ये जो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है बहुत सारे डिजीज कंडीशन आएगा और आप जानते हुए भी बहुत कन्फ्यूज होगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसे टिप्स आपको दूँ ताकि ये चीज़ें डिजीज कंडीशन आपको याद रह सके और एग्जाम में आप लिख सको। पैथोफिजियोलॉजी के बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम लोग देखेंगे इम्पाइमा का। तो प्लूरल पेन हो सकता है, प्लूरा में बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, फिर प्लूरल कैविटी में भर रही है, इस तरह से पस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सब आ रहा है, तो पेन वहाँ पे होगी। स्प्लिंटिंग अफेक्टेड साइड, वहाँ पे गांठ जैसा आपको फील होगा। फीवर एंड चिल्स, फीवर क्योंकि इन्फेक्शन की कंडीशन हो रही है, तो चिल्स के साथ ये पहले भी मैं बताई मसल कॉन्ट्रैक्शन ये सब होगा, और फीवर टेम्परेचर हाई रहेगी ताकि माइक्रोब्स को मार सके। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड डिस्निया देखने को मिलेगा, बेसिकली लंग्स को कंप्रेस ये भी करेगा। वेट लॉस देखने को मिल सकती है, आप सांस लेने में आपको तकलीफ हो रही है तो वेट लॉस भी, आप सारा एनर्जी आपका वहाँ जा रहा है तो वेट लॉस भी हो सकता है। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन अगर देखें तो मेडिकल हिस्ट्री जो भी है वो, मतलब कि क्या आपको कंडीशन थी पहले का, कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कब से चल रहा है, ये सब आप पूछोगे, आपके फैमिली में है ये सब पूछना। फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, जो भी कहीं पे बल्जिंग है, क्या अफेक्टेड साइड पे स्प्लिंटिंग, ये सब तो ये आपको इंस्पेक्शन ये सब करने से पता चल जाएगा, जो भी पाल्पेशन है सबसे। इसके बाद कंप्लीट ब्लड काउंट देखोगे, बेसिकली WBC का नंबर इंक्रीज रहेगा। एक्सरे एंड अल्ट्रासाउंड कर सकते हो जिससे वो कंडीशन इमेज शो होगी तो पता चलेगा। सो थोरासिंथेसिस, ताकि प्लूरल फ्लूइड को निकाल के थोरासिंथेसिस, बेसिकली चेस्ट से जो नीडल डाला जा रहा है और फिर वहाँ से सैंपल निकाला जाना कि पता कर सके किसकी वजह से कंडीशन हुई है। प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस एंड कल्चर, इसके बाद जो प्लूरल फ्लूइड लोगे उसको एनालिसिस करना है, कल्चर करना है, क्योंकि देखे है ना फ्लूइड में माइक्रोब्स का ग्रोथ हो रहा है तो उसके लिए कल्चर तो करना पड़ेगा, आप याद करो माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट आता है सिटी स्कैन। तो सिटी स्कैन में टू विजुअलाइज थिकनिंग ऑफ प्लूरल, मतलब सिटी स्कैन में जो प्लूरल है वो थिकनिंग इस कंडीशन में बेसिकली हो जाता है, पस है तो वो सिटी स्कैन में आपको अच्छे से इमेज देखने को मिलेगी, तो उससे आप पता चल जाएगा आपको। अभी आपको पता चल गया कि एम्पाइमा की कंडीशन है, तो मेडिकल मैनेजमेंट क्या करोगे, एंटीबायोटिक दे सकते हो, जैसे कि पेनिसिलिन हो गया, वैंकोमाइसिन हो गया, ये कंट्रोल करेंगे इन्फेक्शन को। एडमिनिस्टर ऑक्सीजन ऑर्डर, अगर उनको जैसे प्रॉब्लम हो रही है, उनको ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पा रहा है, अगर उनका जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो बेसिकली गैस एक्सचेंज सही से नहीं हो रहा है तो उस टाइम पे ऑक्सीजन देना पड़ेगा। ब्रोंकोडाइलेटर आर गिवन इजी टू ब्रीथ, ब्रोंकस को डायलेट करने के लिए ये भी आप दे सकते ताकि वो इजीली ब्रीथ कर सके। एंटीपायरेटिक दे सकते हो ताकि फीवर था वो ठीक हो सके। एनाल्जेसिक, पेन को रिलीव करने के लिए आप दे सकते हो। सर्जिकल मैनेजमेंट इसमें क्या होता है, तो चेस्ट ड्रेनेज करना, जिसमें कि फ्लेक्सिबल चेस्ट ड्रेनेज बहुत अच्छे से, और एक एक होता क्या है, वो ट्यूब क्या है, क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे से उसका क्लास लूँ, आप यूट्यूब पे खोजना, नर्सिंग फाउंडेशन का टॉपिक है, देख लेना। नर्सिंग का रोल क्या है, कैसे किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इससे क्वेश्चन आता है। बेसिकली एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में नहीं आएगा बट एग्जाम में आता है, कॉम्पिटेटिव ये सब में आता है, तो देख सकते हो आप। फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब इंसर्ट किया जाता है अफेक्टेड साइड में और फ्लूइड को जो है वो ड्रेन कर लिया जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट अगर देखें आपका क्या रोल है, तो सबसे पहले वाइटल साइन, स्पेशली रेस्पिरेटरी रेट देखोगे। रेस्पिरेटरी से प्रॉब्लम जब आए तो इसमें वाइटल साइन लिखना, और ये चीज़ को मेंशन आप हर एक डिजीज कंडीशन में कर सकते हो। असेस ब्रीथ साउंड, ये देखो, डेप्थ देखो, रिदम देखो कैसा है वो देख सकते हो आप। असेस लेवल ऑफ पेन सिवियरिटी, मतलब पेन इस कंडीशन में होती है, जैसे प्लूरा के पास देख रहे कि पेन हो रही है तो कैसा पेन हो रहा है, पेन का वही इंटेंसिटी, ये सब चेक करना। पेन हम लोग पढ़े यूनिट 3 में। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड फॉलर पोजीशन पेशेंट, ताकि लंग्स एक्सपैंड हो और वो अच्छे से ब्रीदिंग कर पाए। इनकरेज पेशेंट फॉर परफॉर्म डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये भी आप बता सकते हो। प्रोवाइड चेस्ट फिजियोथेरेपी, ताकि जो अच्छे से वहाँ पे मूवमेंट सही से हो पाए चेस्ट वाल पे। एडमिनिस्टर मेडिकेशन ऑर्डर बाय फिजिशियन, नॉर्मल है।
प्रोवाइड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट फैमिली। ये तो नॉर्मल बात है, नर्स का काम होता है, तो ये सब आप कर सकते हो। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है अगर आपने ठीक नहीं किया तो प्लूरल थिकनिंग हो जा सकती है, बस की वजह से लंग फंक्शन डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि प्लूरल कैविटी में पस या फ्लूइड ज़्यादा भर रहा है तो वो लंग को कंप्रेस करेगा तो फंक्शन उसका रिड्यूस होगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, पूरी तरह से ये फंक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है आपने नहीं ठीक करोगे तो। इसके बाद ये एम्फाइमा आती है तो नर्सिंग केयर प्लान के लिए नर्सिंग डायग्नोसिस बना के वो कॉलम वाला, तो नर्सिंग डायग्नोसिस दो याद रख लेना कि इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज रिलेटेड टू लॉस ऑफ नेगेटिव प्रेशर, प्लूरल कैविटी में नेगेटिव प्रेशर है, इसके वजह से सही से गैस का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। पेन रिलेटेड टू प्रोसेस, क्यों पेन हो रहा है तो लंग में इन्फेक्शन है, उसकी वजह से पेन हो रहा है। और अगर पेशेंट का नाम हो तो पेन में तो एक ही बात लिख सकते हो कि या तो आपने उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखा या फिर जो पेन स्केल होता है उससे आपने मेजर किया, तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकती है। नेक्स्ट आता है ब्रोंकीएक्टेसिस। सो ब्रोंकीएक्टेसिस ये क्या है, तो नॉर्मल अगर देखें इसका इंट्रोडक्शन, तो ब्रोंकीएक्टेसिस जो एक क्रोनिक परमानेंट इरिवर्सिबल है, मतलब कि ये कंडीशन हो जाए तो वो जरूरी नहीं कि ठीक हो जाएगा, इरिवर्सिबल है। एंड एबनॉर्मली डैमेज होना ब्रोंका या फिर जो ब्रोंक्यूल्स है उसका डैमेज की कंडीशन ही ब्रोंकीएक्टेसिस है। तो नॉर्मल इसे फिगर से हम लोग अगर समझे तो ये है हमारा नॉर्मल ब्रोंकस, जिसमें कि म्यूकस ग्लैंड है जो कि नॉर्मली म्यूकस जो है वो इस तरह से सिक्रेट करता है। सीलिया है जो कि इसे बाहर जो भी फॉरेन मटेरियल या फिर जो भी म्यूकस है उसे नॉर्मली से फिर बाहर हटाता है। म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस यहाँ पे सिक्रेट किए हैं, यहाँ पे वो मैं आपको बताई, और इस तरह से इतना एयर पैसेज है। लेकिन ब्रोंकीएक्टेसिस की कंडीशन में अगर देखें तो ऑब्स्ट्रक्शन होती है जो भी ब्रोंकस है, तो इसमें क्या होगा कि जो भी सीलिया वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, इसको हटा नहीं पाएगा। तो देख सकते हो कितना सारा म्यूकस यहाँ पे आ गया, लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस, और एयर पैसेज जो है वो बहुत कम हो चुका है। तो इटियोलॉजी क्या है, क्या कारण है, एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन होना जिसके वजह से ये सीलिया ये सब डैमेज हो सकती है। ये डिफ्यूज एयरवे इंजरी है तो ये हो सकता है। पल्मोनरी इन्फेक्शन हो तो भी ये इन्फेक्शन आगे फैला ब्रोंकस में ये कंडीशन कॉज कर सकता है, सीलिया को डैमेज डिस्ट्रक्ट कर सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स की ब्रोंकस या फिर ब्रोंकियल्स में ही किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन अगर आ गई तो भी ये सीलिया को डैमेज कर सकता है। चाइल्डहुड इन्फेक्शन जैसे कि इन्फ्लुएंजा, मेजर्स, टीबी हो तो भी ये पूरी तरह से आगे ब्रोंकियल्स को ये डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। इम्यूनोडिफिशियंसी डिसऑर्डर के मतलब इम्यून सिस्टम उसका सही नहीं है, तो डिफिशियंसी है तो भी ये आसानी से वो ससेप्टेबल हो जाता है इन्फेक्शन को, तो ही उनका ब्रोंकस डैमेज हो सकता है, डायलेट हो सकता है। कि कौन सा ऐसा है कि इम्यूनोडिफिशियंसी में उस पर अटैक कर दे रहा है या फिर ब्रोंकस में ये कंडीशन ला दे रही है, उसको सिलिया सबको डैमेज कर दे रहा है। तो वो कॉमन कुछ है पॉजिटिव एजेंट, जैसे कि एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ऑरियस हो गया, क्लैब्सिला हो गया, तो ये जो है वो एयरवे को डैमेज, ब्रोंकस को डैमेज कर सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी अगर देखें तो क्या होगा, कैसे कैसे ये कंडीशन है। इन्फेक्टिव इंसल्ट ऑफ एयरवे, मतलब कि कोई भी इन्फेक्शन जो था, जो भी एजेंट थे वो आए एयरवे में, ट्रिगर म्यूकोसिलियरी रिस्पॉन्स, वो जो भी सीलिया है वहाँ पे वो हटाने को उसको कोशिश करेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रिगर टॉक्सिन, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए तो म्यूकोसिलियरी अपना काम कर दिया बट इसको डैमेज कर देता है। हम लोग देखें म्यूकस को रिलीज मतलब बाहर नहीं फेंक पा रहा है, जिसकी वजह से एयरवे मतलब देख रहे हो वहाँ पे पूरा म्यूकस भर चुका है। सो क्या बोलता है कि अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो जो भी उसके अंदर टॉक्सिन है वो रिलीज करेगा। इसके लिए आप जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, आप माइक्रो बायोलॉजी आप ही को पढ़ना है और आपको एग्जाम भी देना है, ये सब देखना, ये यही चीज़ें माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ना है और हम लोग वहाँ से पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट आता है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन एयरवे, टॉक्सिन रिलीज हुआ, जो भी इम्यून सेल आएंगे ये मीडिएटर रिलीज करेंगे तो इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स वहाँ पे होगी। रिलीज ऑफ न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज विच ब्रोंकियल जो ल्यूमन में है ये सब आएंगे। न्यूट्रोफिल अल्टर फंक्शन ऑफ सीलियल एपिथेलियम, मतलब ये आएगा तो वो जो भी मेडिएटर से सब है उन इसके बेसिकली ये हमारे जो वेसल्स है उससे ये रिलीज मतलब वेसल से ये बाहर आ जाता है उसको डैमेज करके, तो इस सीलियल एपिथेलियल के फंक्शन को भी ये अल्टर करेगा। चेंज इन सीलियल बेड फ्रीक्वेंसी, मतलब सीलिया जो बाहर फेंकता था म्यूकस को, इसकी काम में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा। हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस ग्लैंड, और साथ ही साथ इतना मेडिएटर सब रिलीज हो रहे हैं तो जो वहाँ पे म्यूकस ग्लैंड थी वो भी ज़्यादा सिक्रेट करती है म्यूकस को। कॉम्प्रोमाइज म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, अब सीलिया का देख रहे हो कि डैमेज कर रहा है तो ये म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस
कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से एयरवे ससेप्टेबल टू माइक्रोबियल कोलोनाइजेशन। देख रहे यहाँ पे मैं आपको फिगर में बताई कि देख रहे हो म्यूकस कितना हो गया। तो ये कोलोनाइजेशन जो माइक्रोबियल कोलोनाइजेशन के लिए ये ससेप्टेबल अच्छा एक घर बन जाता है। बैक्टीरियल एडहेरेंस टू लंग एपिथेलियम, जो भी लंग्स का एपिथेलियम है अब उससे यहाँ पे ग्रोथ करेगा, फिर उससे चिपक जाएगा। रिलीज ऑफ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर जैसे कि साइटोकाइन, अब हमारा इम्यून सेल फिर से वो साइटोकाइन से सब लाएगी। यहाँ पे आप देखना कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए, धीरे धीरे ग्रोथ करते करते अब जब बहुत ज़्यादा आया, नॉर्मली ये न्यूट्रोफिल सब गए थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो हमारे जितने भी इम्यून सेल है सारे आएंगे वहाँ पे साइटोकाइन्स रिलीज करेंगे, जिसके वजह से हमारे जो टिश्यू है वहाँ ब्रोंकस के पास उसमें डिस्ट्रक्शन होगी। सो ब्रोंकियल इलास्टिन जो है वो अदर सपोर्टिंग लंग स्ट्रक्चर वो सारे डिस्ट्रक्ट होने लगेंगे हमारे साइटोकाइन्स की वजह से। बहुत ज़्यादा वहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मेडिएटर इन्फ्लामेटरी रेडिएटर ये सब रिलीज हो रहे हैं, तो वहाँ की टिश्यू तो डैमेज होगी, जिसके वजह से परमानेंट डायलेशन हो जाता है ब्रोंकाई का, और यही कंडीशन है ब्रोंकिएक्टाइटिस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलता है? तो हिमोप्टाइसिस देखने को मिल सकता है। हिमोप्टाइसिस क्यों? क्योंकि मतलब यहाँ पे देख रहे हो कि इन्फेक्शन, इंजरी ये सब हो रही है, तो ब्लड स्पुटम में देखने को मिल सकता है। प्लूराइटिक चेस्ट पेन, अगर प्लूरा को भी अगर ऑब्स्ट्रक्ट कर दे तो वहाँ पे ये पेन देखने को मिलेगा। डिस्निया देखने को मिल सकता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, विजिंग, क्योंकि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो ये सब कंडीशन तो देखने को मिलेगा। क्रोनिक कफ हो सकता है, बहुत ज़्यादा म्यूकस रिलीज हो रही है तो कंडीशन देखने को मिलेगा। जनरल डिस्कम्फर्ट, उनको सही मतलब अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा फील नहीं होगा, ये सब उनमें साइन सिम्टम देखने को मिलता है। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या है कि हिस्ट्री कलेक्शन करोगे, क्या इन्फेक्शन है, पहले कोई इन्फेक्शन हुई थी, ये सारा चीज़ पूछोगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, जो इंस्पेक्ट करके सारी चीज़ों देखोगे, स्कल्टेट सब करके, साउंड सुनने की कोशिश करोगे स्कल्टेशन से। तो ये सब करने के बाद ब्रोंकोस्कोपी किया जाता है, जिसमें कि ब्रोंकोस्कोपी हम लोग देखें कि ट्यूब डाल के उसमें कैमरा रहेगी, लाइट रहेगी, देखा जाएगा कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है। HRCT मतलब बेसिकली CT स्कैन ही है, हाई रिजोल्यूशन जब किया जाएगा तो हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटर टोमोग्राफी से ये पता चल सकता है। चेस्ट एक्सरे लोगे तो भी वो दिखा देगा इमेज में। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट देख सकते हो, तो ऑफकोर्स ये पल्मोनरी फंक्शन, टाइडल वॉल्यूम ये सब डिक्रीज रहेगा। स्पुटम कल्चर करोगे क्योंकि माइक्रोब्स हैं तो वो पता चल जाएगा स्पुटम कल्चर से। ब्लड कल्चर भी कर सकते हो, अगर ब्लड में अगर आ गई है इन्फेक्शन तो कौन सा इन्फेक्शन है वो भी देख सकते हो आप। नेक्स्ट आता है, अब डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन से आपको पता चल गया कि हाँ ये कंडीशन है, तो मैनेजमेंट क्या करोगे? तो उसके लिए गोल आपका होना चाहिए कि जो भी मैनेजमेंट कर रहे हो उसमें ब्रोंकियल जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्रेशन म्यूकोस का हो चुका है वो ड्रेनेज हो सके। टू क्लियर एक्सेसिव सिक्रेशन फ्रॉम अफेक्टेड पार्ट, जो एक्सेसिव सिक्रेशन है उसको हटाना आपका गोल है, मतलब ऐसा मैनेज करो, मैनेजमेंट दोगे आप। साथ ही साथ प्रिवेंट कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन की वजह से ये कंडीशन हो रही है ना, देख रहे हो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जब बढ़ गया म्यूकोस की वजह से तो हमारे साइटोकाइन ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं, इम्यून सेल ज़्यादा साइटोकाइन ये सब दे रहे हैं, तो ये कंडीशन देखने को मिल रहा है। डायलेशन हो जा रहा है ब्रोंकस को, तो उससे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है। मेडिकल मैनेजमेंट अगर देखें तो ब्रोंकोडायलेटर प्रिवेंट ब्रोंकोस्पाज्म, जो ये कंडीशन ब्रोंकोडायलेटर से ये कंडीशन ठीक होगा। वो टेस्ट फिजियोथेरेपी आप दे सकते हो सिक्रेशन को बेसिकली मोबाइल करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए। एंटीबायोटिक थेरेपी देखो ताकि जो भी बैक्टीरिया से मर सके। बीटा एगोनिस्ट दे सकते हो जो कि म्यूकस क्लियरेंस करेगा, बीटा एगोनिस्ट का काम है। तो ये क्योंकि म्यूकस यहाँ पे देख रहे हो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो ये मेडिकल मैनेजमेंट था। सर्जिकल मैनेजमेंट अगर देखें तो इसमें सेगमेंटल रिसेक्शन किया जाता है, मतलब कि जैसे कि ब्रोंकस जो लंग्स में गया, इस तरह से ब्रोंकस है। अब यहाँ पे जो ब्रोंकस है वहाँ पे हुआ था इन्फ्लेमेशन, ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब डायलेशन पूरी तरह से हो चुकी थी। तो अगर कंडीशन जो भी जितने भी सारी चीज़ें दी है उससे नई ड्रग से ठीक हुआ तो ये हटाना पड़ेगा। जहाँ पे वो अफेक्टेड है उस लोब को ही हटा दो जहाँ पे वो ब्रोंकस है, तो इससे कंडीशन ठीक हो सकती है। लंग ट्रांसप्लांट की मतलब अगर पूरी तरह से पूरा लंग में जितने भी ये जो स्ट्रक्चर था ब्रोंकस था पूरा अफेक्ट कर दिया तो लंग ट्रांसप्लांट ही इसका इरिवर्सिबल है, पूरी तरह से ठीक भी नहीं किया जा सकता। तो अब एक ही रास्ता है कि उसको हटा दो। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे, आपका क्या काम है? तो क्लियर एयरवे इफेक्टिवली, एयरवे में देख रहे हो कि म्यूकस बहुत ज़्यादा हो गया है तो वो क्लियर करना आपका काम है। सक्शनिंग सब कर सकते हो। द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर्स आर टाउट, मतलब कि परफॉर्म पोस्चरल ड्रेनेज। इस कंडीशन में ग्रेविटी पोस्चरल ड्रेनेज भी हम लोग नर्सिंग फाउंडेशन में पढ़ चुके हैं। अलग अलग पोजीशनिंग देना, लाइक ऐसे पोजीशन वो किया है, मतलब हेड को नीचे किया ताकि उसका जो सिक्रेशन है वो ग्रेविटी की वजह से वो आ सके।
एक्सपेल आउट हो सके उसके एयरवे से, तो वो क्या क्या पोस्टल ड्रेनेज रहेगा, कैसा कंडीशन है, वो उससे पता चल जाता है। तो वो उसके बारे में आप बता सकते हो कि ऐसे ऐसे इन्हें सुलाओगे तो इनकी एयरवे क्लियरेंस रहेगी। नेक्स्ट आता है अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, क्योंकि इन्फेक्शन है ना, तो बताना है कि फैमिली मेम्बर को कि अगर इन्फेक्टेड है तो आप बच के रहिए, तो आप में भी ये कंडीशन हो सकता है। नेक्स्ट आता है मेंटेन ओरल हाइजीन एंड क्लीन द माउथ, ये सब करते रहना ताकि इन्फेक्शन और ना फैले। मेंटेन हाइड्रेशन विच हेल्प लिक्विफाई, मतलब कि हाइड्रेशन भी देना है। और जहाँ जहाँ पे भी ये कॉमन पॉइंट आप ध्यान रख लेना, नर्सिंग मैनेजमेंट जब आप लिखना स्टार्ट करो ना, जितना लिख सकते हो, मतलब ऐसा आपको हो जाएगा लास्ट तक। सो ये हाइड्रेशन जब भी कंडीशन आएगी कि मतलब म्यूकस ज़्यादा ट्रैप हो चुका है एयरवे में, तो आप हाइड्रेशन के लिए बोल सकते हो, ताकि जितना लिक्विड जाएगा उसके बॉडी में तो वो हार्डनिंग जो हुई है, ज़्यादा म्यूकस जो है वो लिक्विफाई होगा, तो फिर आसानी से वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड बेड रेस्ट एंड इंडिकेट ड्यूरिंग एक्यूट फेज ऑफ इलनेस, कि बेड रेस्ट रहेगा तो उनके कंडीशन जो इम्यून सिस्टम अच्छे से काम करेगी, उनका ठीक होगा। साथ ही साथ अगर एक्यूट फेज तुरंत हुआ है, तुरंत किस तरह का इन्फेक्शन हो, तो उस टाइम पे रेस्ट और अच्छा काम करता है कि मतलब उनका इम्यून सेल अच्छे से काम कर पाए, उसे मार सके। तो ये आपका रोल, आप ये सब बता सकते हो, उसे परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट है निमोनिया, बट ये वीडियो बड़ा हो चुका है और अभी आप देख सकते हो बहुत सारा डिजीज कंडीशन है, तो 4 आवर का वीडियो कोई काम का नहीं रहेगा, हम लोग इसे 2 पार्ट में देख लेंगे। सो निमोनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इस चैप्टर के अभी तक जो हम लोग पढ़े उसमें इंपॉर्टेंट था COPD। हो सकता है कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट भी आ जाए या फिर एम्पाइमा आ जाए, तो उसके लिए मैं आपको नर्सिंग डायग्नोसिस भी, आप जब नोट्स परचेज करोगे, नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा आसानी से। इसे मुझे ही बनाने में 4 से 5 दिन टाइम लग जाता है, आप टेंशन नहीं लेना, मतलब आराम से, उतना भी ज़्यादा आपको पे नहीं करना है, आप चाहो तो उसे परचेज कर सकते हो। हाँ, अब किन्हीं किन्हीं लोगों का नोट्स बनाने का आदत होती है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करके आप रख सकते हो, या फिर लेक्चर अटेंटिव देखने के लिए आप, या फिर जिनको नींद आती है आप चल बल के लेक्चर देखना जिससे नींद ना आए। और ये जैसा कि एडल्ट हेल्थ नर्सिंग है, चीज़ें कई बार ऐसा आएगा कि कोई कोई बातें आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप अगर डीप से खुद से भी समझने की कोशिश करोगे ना, मतलब ऐसे अगर देखो ना, जितना भी कॉजेज है या फिर ये जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, सबका पैथोफिजियोलॉजी कैसे वो होता है, एक एक बनता है, लेकिन उतना चीज़ें हम लोग नहीं देख पाते हैं। नॉर्मली आप दिमाग लगाओगे कि हाँ, किस अगर ऑब्स्ट्रक्शन आया तो नॉर्मल सी बात है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, उनको वो सांस लेने में तकलीफ होगी, टैकीपिनिया की जल्दी जल्दी वो उनका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा। तो ये कॉमन पॉइंट एटलीस्ट आप अच्छे से याद रखना, और जिस सीक्वेंस में बता रही हूँ उसी तरह से आप लिखना। सो ये था, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग आगे का टॉपिक देख लेंगे। सो होपफुली ये वीडियो समझ में आया होगा। किसी को भी अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं ट्राई करूँगी कि उसका आंसर दूँ। जो लोग चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ गाइस सपोर्ट में सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद मैं आपके सामने ये चीज़ें ला पाती हूँ, ताकि आप कैसे एग्जाम में लिखोगे या फिर क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी रहती है। लाइक जिनके पास टारगेट है, आप खोल के देखना, आपसे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि यही सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि कोई अदर सिलेबस है, यही सिलेबस से ही क्वेश्चन आगे जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं वहाँ भी आप देख सकते हो। तो जो लोग चैनल पर नए हैं, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में भी चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सीधा आप व्हाट्सएप पे पहुंच सकते हो, वहाँ से परचेज कर सकते हो, नहीं तो नंबर शो हो रहा होगा, इससे भी सीधा जा सकते हो। नोट्स की अगर मैं फीचर बताऊं तो सारे टॉपिक है, कैसे लिखना है सब होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वहाँ से आपको पता चलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट होगा कि आपको एग्जाम टाइम में पढ़ना क्या है।